Hello friends, in today's discussion we are going to talk about monthly current affairs of the October 2025 जो कि हमारे एक करंट अफेयर की सीरीज है प्रीलिम्स 2026 के लिए। उसका ये सेकंड पार्ट वीडियो है जिसमें हम अपने करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं और वहाँ पे हम जो है कि उस एमसीक्यू के थ्रू उस करंट अफेयर को तो पढ़ते ही हैं, उस करंट अफेयर को पढ़ते हैं, साथ ही साथ वहाँ हमारे प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी हम वहीं एक्टिवली रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि ये जो है कि सेकंड वीडियो है इस मंथ का और जो है कि इसी तरीके से हम सारे मंथ के करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बात कर रहा है किसकी। इट इज टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की। अब इस क्वेश्चन में सर्टेन स्टेटमेंट दिए हमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के ऊपर और पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है इसमें। तो आइए फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये देखिए जैसे कि ये वर्ड कोनेट कर रहा है कि यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है जो कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पे लगेंगी। तो पहले जान लेते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स किस पे लगेगा और फिर जो है कि हम जो है कि देखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है और इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं अपना फाइनेंशियल सिस्टम और एक चैप्टर होता है जो हमारा बैंकिंग सिस्टम को होता है। बैंकिंग सिस्टम में जैसा कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं अपना, वहाँ पे हम जो है कि अपने आरबीआई के फंक्शन जो है कि पढ़ते हैं जिसमें हम जो है कि बैंक्स के टाइप्स ये सब जो है कि डिफरेंट बैंक्स देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, जहाँ पे हम जो है कि अपने बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेशन जैसे एसएलआर सीएलआर ये सब देखते हैं। और ये बजट के बारे में बात करता है, मीन जो है कि फिजिकल डेफिसिट ये सब क्या होगा। पर फाइनेंशियल सिस्टम में क्या बात होती है, यहाँ पे जो है कि तीन कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के जो कि मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट और इंटरमीडियरीज। और फाइनेंशियल मार्केट्स वो मार्केट होते हैं जहाँ पे कोई भी जैसे कोई सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, एटसेट्रा ये सब जो है कि परचेज और सेल किए जाते हैं, वो जो है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कहलाते हैं। और किसके थ्रू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। और यहाँ पे इंटरमीडियरीज होती हैं जो जैसे कोई भी बैंक हो गया या कोई म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब इंटरमीडियरीज कहलाती हैं। तो फाइनेंशियल कंपोनेंट जो है कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारा तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है जो कि मार्केट, इंस्ट्रूमेंट और इंटरमीडियरीज है। और ये मार्केट जो होती है फाइनेंशियल मार्केट वो दो तरह की होती हैं, एक तो हो गई ऑर्गेनाइज मार्केट और दूसरी होती है अनऑर्गेनाइज मार्केट। वहाँ पे जहाँ की जो कि एक इनफॉर्मल मार्केट होती है, इनफॉर्मल, यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन मीन्स कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होती है। और ऑर्गेनाइज मार्केट में हमारे पास एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है जिसके बेसिस पे हम मार्केट को टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज मनी मार्केट, अनदर इज कैपिटल मार्केट। अब जैसा कि हमने मनी मार्केट में पढ़ा होगा, यहाँ पे हम बस एक्टिवली रिकॉल कर रहे हैं। ये सब जो है कि इकोनॉमी की मैं ट्राई करूंगा सेशन जब बनाऊंगा तो इसमें जो है कि इसको और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि जो भी मनी मार्केट के टाइप्स हैं, यहाँ पे देखिए तीन टाइप की मनी मार्केट होती है जो कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। और इन तीनों मार्केट में कॉल मनी क्या होता है कि जब आप विद इन शॉर्ट पीरियड में मनी को कॉल करते हैं। नोटिस में आप कोई नोटिस जैसे 1 डे से 14 डेज में जो है कि मनी का ट्रांजेक्शन हो। टर्म मनी जो कि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में डिवाइड होती है, मीन्स जो मोर देन 14 डेज या 365 डेज तक के लिए मनी को होल्ड किया जाए। और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ट्रेजरी बिल हो गया, कैश मैनेजमेंट बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया एंड जो है कि बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये सब कमर्शियल बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके थ्रू जो है कि यहाँ पे मनी मार्केट के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। देन दी सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट इज द कैपिटल मार्केट। यहाँ पे जो है कि दो टाइप की कैपिटल मार्केट होती हैं आपकी, एक होती है प्राइमरी मार्केट, अनदर इज सेकेंडरी मार्केट। अब जो कि प्राइमरी मार्केट में आपका जो है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन जो है कि ये आईपीओ जो होते हैं, ये आईपीओ कोई भी कंपनी जब लिस्टेड कंपनीज जो है कि अपने शेयर्स को रिलीज करती है कंपनी के, तो वो आईपीओ लॉन्च करती है जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। देन विच इज फॉलोड बाय दी फॉलो पब्लिक ऑफरिंग एंड ऑफ फॉर द सेल ऑफरिंग। जो है कि ये सब जो है कि प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, मीन्स जो है कि टाइप्स है इंस्ट्रूमेंट है। और राइट्स इशू, प्राइवेट बॉन्ड्स इशू। सेकेंडरी मार्केट में देखें तो जो है कि हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो है कि अंडर सेकेंडरी मार्केट आते हैं। और इनके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे जो है कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉन्ड एंड इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। ये सब जो है कि इंस्ट्रूमेंट है आपके प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया कि जो है कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट मीन जो कि फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस किस चीज़ से बना है, जो कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, और जिसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है।
देन मूविंग अहेड, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, अब देखिए आपको एक चीज समझ में आ गई, फाइनेंशियल मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट जिसमें कि मनी मार्केट है और हमारी कैपिटल मार्केट है। अब इनमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके जो है कि ट्रांजेक्शन पे एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। मैंने ये जो है कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम वाला जो है कि आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू क्यों बताया, क्योंकि देखिए यहाँ पे बता रहा है, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स डिवाइड हो रहा है ऑन दी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कंडक्टिंग ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। अब नाउ आपके माइंड में रिकॉल हो रहा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है कि हमारा जो है कैपिटल मार्केट के सेकेंडरी मार्केट में जो हमारा बीएससी और एनएससी है, वहां पे जो है कि ये स्टॉक एक्सचेंज का होता है। और जो कि इंक्लूड क्या क्या करता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करता है शेयर, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जैसे होते हैं स्वैप डेरिवेटिव होता है, एंड जो है कि अदर टाइप के ऑप्शन डेरिवेटिव होते हैं, फ्यूचर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज नथिंग बट कोई भी आपका एसेट होता है, जैसे कोई भी आपका एसेट हो गया, उसको जो है कि आप एक पेपर फॉर्मेट में, रिटर्न फॉर्मेट में उसमें स्टेटमेंट लिख के उससे आप जो है कि अपना मनी रेज कर सकते हैं, मनी को आप जो है कि मनी को रेज कर सकते हैं, तो वो डेरिवेटिव कहलाता है। ये ब्रीफली आप ये जान लीजिए। तो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टॉक एक्सचेंज में जो है कि शेयर, डेरिवेटिव्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो है कि इन सब पे जो है कि डायरेक्ट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लिवाई होता है। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो है कि डायरेक्ट टैक्स लगता है जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि शेयर, डेरिवेटिव, इन सब पे एप्लीकेबल है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट इट इज एप्लीकेबल ऑन दी बोथ ऑन मार्केट और ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज इन इंडिया। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट जो है कि दो तरीके से है फाइनेंशियल मार्केट, एक तो होगी आपकी कौन सी, ऑर्गेनाइज्ड, अनदर इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे जो है कि ऑन मार्केट जो है कोनेट करती है ऑर्गेनाइज मार्केट को, ऑफ मार्केट मतलब होता है अनऑर्गेनाइज मार्केट। तो जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी या रेगुलेशन ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं होगा ट्रांजेक्शन टैक्स का, क्योंकि वो एक तरह से मान लीजिए इनफॉर्मल है, जो जिसका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये खाली ऑन मार्केट पे एप्लीकेबल होती है, ऑफ मार्केट पे नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगी और पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इसी तरीके से हम जो है कि अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और ब्रीफली यहाँ पे देखिए, ये पूरा जो है कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम का मैंने जो है कि एक हैंड रिटन जो है अपना फ्लो चार्ट लगा दिया है, इससे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा ओनली वन सही है, जिसका एक छोटा सा ब्रीफली मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट सुपर मून। यहाँ पे रिगार्डिंग द फिनोमिना ऑफ द सुपर मून सर्टेन स्टेटमेंट दी है, एंड इट इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम जानते हैं, देखिए फिनोमिना ऑफ मून, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली मैं आपको थोड़ा समझा दूं, यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए क्या क्या है। हम थोड़ा बात कर लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फिनोमिना, फिनोमिना ऑफ मून के बारे में डिफरेंटली जान लेते हैं। तो बेसिकली ये जो मून्स के फिनोमिना है, ये रिलेट करते हैं लूनर इक्लिप्स से, लूनर इक्लिप्स से, जो कि मैं आपको ब्रीफली जो है कि अभी समझा देता हूँ कि लूनर इक्लिप्स क्या होता है। तो लूनर इक्लिप्स जान लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा, पहले मैं हैंड रिटन बना के समझाता हूँ। देखिए इक्लिप्स जो कि ग्रहण कहलाता है हिंदी में, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इक्लिप्स नथिंग एल्स, जो कि ग्रहण होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लूनर, एक होता है सोलर। अब इक्लिप्स जो है कि दो टाइप के होते हैं, लूनर एंड सोलर। तो लेट्स ड्रॉ वन बाय वन। पहले हम बना लेते हैं सोलर इक्लिप्स को, जो कि सोलर इक्लिप्स ये कैसे फॉर्म होता है, इट इज दी अलाइनमेंट ऑफ, यहाँ क्या होता है, इक्लिप्स इज नथिंग, ये होता है क्या, अलाइनमेंट ऑफ, अलाइनमेंट ऑफ सन, अर्थ एंड मून। जब सन, अर्थ और मून तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन कर जाते हैं, तब ये फिनोमिना होता है इक्लिप्स, जो कि दो तरह से होते हैं, सोलर एंड लूनर। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं। सपोज करिए ये क्या है, सन है, और जब अर्थ मीन्स अर्थ के बियॉन्ड जो है, सॉरी यहाँ पे नहीं, सोलर इक्लिप्स में सन है, अर्थ है, और इसके बीच में जो है कि हमारा मून होगा, तब जो है कि ये जो है कि सोलर इक्लिप्स कहलाता है। मीन्स यहाँ से जो है कि लाइट शैडो अप होगी, जो सन की रेस पड़ेंगी, और यहाँ पे कुछ जो है कि अर्थ पे मून की शैडो कास्ट होगी ऐसे। तो ये फिनोमिना मीन्स यहाँ पे जो है कि जो रीजन डार्कन रीजन बनेगा, उसके वजह से मून हमारा थोड़ा यहाँ से कवर्ड दिखेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है कि सोलर इक्लिप्स कहते हैं। देन लूनर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स जब ये अलाइनमेंट, जब सन और अर्थ और मून का अलाइनमेंट, मीन सन, अर्थ, ये अर्थ है, ये सन है, और मून, मीन जब ये स्ट्रेट लाइन में अलाइन करे और ये यहाँ से रिफ्लेक्शन जो है कि शैडो अप हो और मून को जो है कि सरपास कर दे, ये जो कि इस डायग्राम में है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, जब सन, अर्थ और मून अलाइन कर रहे हैं सेम लाइन में, और मून जो है कि अर्थ के बियॉन्ड जो है कि है, मीन जो है कि अर्थ के बियॉन्ड, मीन्स जो कि जैसे कि जानते हैं मून ऐसे ऐसे अर्थ में ऑर्बिट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कि अर्थ के बियॉन्ड जो है कि मून रहता है जब, तब जो है कि लूनर इक्लिप्स कहलाता है।
और इसके डार्केस्ट फेज में जो है कि यहाँ पे जो डार्कर लाइट्स का शैडो कास्ट हो रही है उसको अम्ब्रा कहते हैं, एंड द लाइटर रीजन इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। अब यहाँ पे एक दो चीज और जानिए, जब मून जो है, मून जब नियरेस्ट पोजीशन पे रहता है, नियरेस्ट मीन्स जो है कि अर्थ के नियरेस्ट पोजीशन पे, मीन्स ये ऑर्बिट कर रहा है, तो यहाँ पे जब ये नियरेस्ट पोजीशन पे है तो इसको क्या कहते हैं, पेरिगी कहते हैं। और जब ये फार्देस्ट पोजीशन फ्रॉम दी अर्थ है तो इसको क्या कहते हैं, अपोगी कहते हैं, अपोजी। सॉरी फॉर दिस, मैंने अपोगी कह दिया, ये जो है कि अपोजी कहेंगे, इसको पेरिगी कहेंगे। तो ये जो है कि आप टर्म्स याद रखेंगे। अम्ब्रा क्या होता है, डार्केस्ट रीजन, पेनम्ब्रा जो है कि लाइटेस्ट रीजन, ये जो है कि पेरिगी होता है, और यहाँ पे अपोजी होता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। मैंने इक्लिप्स आपको समझा दिया, इक्लिप्स में सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, ये जो है कि आपको याद रखना है, जो कि अलाइनमेंट ऑफ सन मून एंड और जो है कि स्ट्रेट लाइन में हो। देन जो है कि डिफरेंट फिनोमेना क्या है, ये जान लीजिए। डिफरेंट फिनोमेना ऑफ द मून यहाँ पे लूनर इक्लिप्स की वजह से होता है। अगर डिक्लासिफाई करें तो पहला होता है सुपर मून, जो कि सुपर मून होता है। दूसरा होता है जिसको कहते हैं ब्लू मून, ब्लू मून। एंड तीसरा जो होता है वो होता है आपका, जो आपने सुना होगा, रेड मून, एंड ऑल्सो कॉल्ड सम एज दी ब्लड मून। और इसी को जो है कि सुपर ब्लड मून भी कह लेते हैं, कई कई जगह डिफरेंट डिफरेंट नाम से लिखा जाता है। तो ये क्या होते हैं, सुपर मून जब होता है मीन जो है कि मून अर्थ के पास हो, कहाँ पे, पैरे की पोजीशन पे, मीन अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट आ जाए, और सन अर्थ मून जो है कि सन अर्थ मून जो है कि अलाइन कर जाए एक साथ, जो है कि तब सुपर मून बनता है। यहाँ पे मून जो है, हमें जो है कि मून 14% जो है लार्ज एंड 30% ब्राइटर दिखता है, मीन्स 30% ब्राइटर दिखता है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। देन ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून जो है कि सेम फिनोमिना है सुपर मून का ही, सुपर मून का सेम फिनोमिना है, बट जो है कि इन विदिन ए मंथ, विदिन ए मंथ, विद इन 1 मंथ, जो है कि सुपर मून जो है कि सेकंड टाइम आ जाए, सुपर मून सेकंड टाइम जो है कि अपीयर हो जाए। सेकंड टाइम मीन्स जो है कि जैसे आप सपोज करिए ये अक्टूबर जो है कि 31 का है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यानी कि 2 अक्टूबर को फुल मून हुआ, उस दिन जो है फिनोमिना हो गया सुपर मून का। बट जो है 30 अक्टूबर मीन जो है कि हम जैसे अब सपोज कर रहे हैं 28 डेज की मून की साइकिल होती है, जब मून जो है कि बिल्कुल अपने जीरो पोजीशन से फुल मून में कन्वर्ट होता है, तो वो 28 डेज की लगभग साइकिल होती है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे जो है कि 30 डेज बाद जो है कि सेकंड आ जाएगा, मीन्स जो है कि 28 से 30 अक्टूबर को फिर से जो है कि एक फुल मून होगा, तो उस दिन जो है कि अलाइन कर जाएगा ये, जो है कि सुपर मून सेकंड टाइम होगा, तो वो थोड़ा ब्लूइश कलर में, तो ब्लू मून कहा जाता है उसे। देन जो है कि रेड मून, ब्लड मून एंड सुपर मून क्या होता है, इट इज नथिंग बट जब सुपर मून, सुपर मून सुपर मून फॉर्म कब होगा, पैरे की पोजीशन पे, और सुपर मून अलाइन कर जाए कब, ल्यूनर इक्लिप्स के साथ, ल्यूनर इक्लिप्स के साथ, मीन जो है कि तीनों अलाइनमेंट जो है कि सेम पोजीशन में हो, और अर्थ के पास जो है कि ये मून जो है अर्थ के पास, यहाँ पे सन है, जो है कि पैरे की पोजीशन पे हो, और जो है कि लूनर इक्लिप्स भी हो, मीन्स पेरम्बरा एंड अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा फॉर्म हो रहा हो, तो उसे जो है कि रेड मून कहते हैं। तो ये मैंने ब्रीफली आपको जो है कि फिनोमिना ऑफ द मून जो है कि ब्रीफली आपको समझा दिया है। इसमें थोड़ा टाइम लगा, पर आपको ये कॉन्सेप्ट अब शायद आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड रहेगा। यहाँ पे आपने इक्लिप्स के बारे में जान लिया, और यहाँ पे जो है कि फिनोमिना ऑफ मून के सारे टाइप्स जान लिए, क्योंकि अक्टूबर में अभी देखिए जो है कि रेड मून, जो है कि सुपर ब्लड मून जो है कि फिनोमिना कर हुआ था, जो कि एक रियरली इवेंट है, जो है कि होता रहता है 2-3 साल या कुछ ईयर्स में। तो ये इसीलिए न्यूज में था। यहाँ पे जो है कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, यहाँ पे सुपर मून की बात हो रही है। अगर होता है जब फुल मून कॉन्साइड करता है क्लोजेस्ट पोजीशन पे, जो कि अर्थ के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में पैरे की पोजीशन पे था, तो यस मैंने जो है कि आपको बताया, तो ये कोई स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। देन सेकंड कह रहा है कि ऑलवेज कॉन्साइड विद दी टोटल लूनर इक्लिप्स, तो ऐसा नहीं है, मीन जो है कि टोटल लूनर इक्लिप्स होगा तो जो है कि ब्लड मून बनता है। लूनर इक्लिप्स जो है कि कभी भी हो सकता है, अर्थ की किसी भी पैरे की पोजीशन पे है तो सुपर फिनोमिना हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन जो है कि थर्ड स्टेटमेंट क्या रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून वेरीज बिकॉज द मून का जो ऑर्बिट है अराउंड द इलेक्ट्रिकल, मून जो है अर्थ को ऑर्बिट करता है इलेक्ट्रिकल इन शेप में। जैसा कि जानते हैं कि ऑर्बिट जो है कि सर्कुलर नहीं है, वो थोड़ी इलेक्ट्रिकल इन शेप है, मीन जो है कि ऐसे है। तो यहाँ पे जो है कि अर्थ है और इसी के इलेक्ट्रिकली मूव करता है, और यहाँ पे सन है, तो और हमारा अर्थ अर्थ की जो है कि इलेक्ट्रिकली मूव करता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि आप जो है कि यहाँ से एक बार ब्रीफली इसका जो है कि ओवरव्यू पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है शेड्यूल एम नॉर्म्स की। अभी शेड्यूल एम नॉर्म्स क्या है, इन दी फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन इन दी इंडिया। अब हमें यह बताना है कि जो कि शेड्यूल एम नॉर्म्स है, जो कि है फार्मास्यूटिकल इन इंडिया से
गिवन सर्टेन स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट जानते हैं कि शेड्यूल एम नॉर्म्स है क्या और ये न्यूज में क्यों है। देखिए अभी जो है कि रिसेंटली आपने सुना होगा कफ सिरप की वजह से, कफ सिरप की वजह से ड्यू टू अडल्ट्रेशन इन द कफ सिरप, अडल्ट्रेशन इन दी कफ सिरप राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में बहुत छोटे बच्चों की डेथ हो गई है, विच इज़ वेरी शेमफुल की मतलब ये हमारे इंडिया में रेगुलेशन ऑफ द मेडिसिन की वजह से चाइल्ड जो है कि कफ सिरप कंज्यूम कर रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। तो शेड्यूल एम नॉर्म्स उसी से रिलेट करते हैं जो कि रेगुलेशन ऑफ दी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो है कि हमारी मेडिसिन को रेगुलेट करने में मीन जो है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग उसमें कंटेंट कितना क्या दवाई का क्या है प्रोपोर्शन है। तो ये जो है कि इसी शेड्यूल जो है कि एम जो है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में शेड्यूल एम नॉर्म्स उसी से रिलेट करते हैं। आइए जो है कि ब्रीफली ये जान लिया हमने, अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं। जो शेड्यूल एम नॉर्म्स है वो जो है कि ड्रग्स एंड दी कॉस्मेटिक रूल 1945 में प्रिस्क्राइब करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या हुई, मीन जो भी ड्रग मीन जो भी मेडिसिन बन रही है उसमें जो है कि जो भी हमारे कंपाउंड यूज हो रहे हैं मेडिसिन कंपाउंड, जो भी ड्रग्स को कंपोजिशन है, ड्रग्स का कंपोजिशन वो सही से यूज हो रहा है कि नहीं, तो वो जो है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेमिसेस प्लांट इक्विपमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट जो कि हमारा जो है कि ड्रग कॉस्मेटिक रूल्स 1945 एक्ट इसको प्रोवाइड करता है शेड्यूल एम नॉर्म्स के लिए। एंड इसका जो है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जो है कि हमारा ये शेड्यूल एम नॉर्म्स और जीएमपी स्टैंडर्ड है इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, वो क्या वो जो है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। यस इट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट जो कि शेड्यूल एम नॉर्म्स जो है हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, जो कि ब्रीफली आप यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो यहाँ से जो है कि आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और अभी जो है कि इंडिया ने रिवाइज किया है शेड्यूल एम नॉर्म्स जो कि अलाइन हो सके WHO जो है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है कि जीएमपी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो है कि कंपाइल कर सके, मीन कंप्लायंस में हो, वहां से जो है कि नॉर्म्स जो है कि मैच कर रहे हो। यहाँ पे एक और चीज जो है कि हम एक्टिवली रिकॉल कर लेते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है तो प्रीलिम्स में हाई चांसेस है कि क्वेश्चन पूछ दे कि हम जो है कि ग्लोबली किस नंबर पे है प्रोडक्शन में। तो आप जो है कि ये याद रखिए इंडिया जो है थर्ड जो है कि ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मीन्स थर्ड रैंक में है प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम हम है किसमें, थर्ड रैंक पे। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू मीन्स जो है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पैसों के मामले में 14th नंबर पे है, 14th लार्जेस्ट जो है कि वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है। तो ये जो है कि दो चीज याद रखेंगे। एंड सप्लाई के मामले में हम 50% ऑफ द ग्लोबल वैक्सीन डिमांड को जो है कि फुलफिल करते हैं और 40% ऑफ द जेनरिक मेडिसिन यूएस की, मीन्स यूएस जो है, यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ की जो जेनरिक मेडिसिन है 40% जो है कि हम देते हैं। और बात की जाए तो 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ द जेनरिक मेडिसिन। तो ये जो है कि आप जो है कि थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखेंगे फॉर दी हैशटैग प्रीलिम्स। तो ये हमने जो है कि ब्रीफली हमने अब तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसी तरीके से हम जो है कि इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल थोड़ा इसमें टाइम लगेगा बट हम डिटेल मैनर में ही पढ़ लेंगे ताकि हमारे प्रीलिम्स में जो है कि हमें इजीनेस रहे कि ऐसे क्वेश्चन को कंप्लायंस कर सके अगर करंट अफेयर से पूछे, ताकि ताकि साथ में हमारा रिवीजन भी चलते रहे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में मोर देन जो है कि 200 डेज है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो इसको जो है कि अच्छे से जो है मैक्सिमम जो है कि इसको 1.5x पे देखेंगे बिकॉज आई हैव माई ओन फेज बोलने का। तो ये जो है कि आप 2x पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्द फास्ट वीडियो लगेगा एंड जो है कि फिर वो ग्रैप्सिंग नहीं हो पाएगी। तो आप इससे फास्ट मत करिएगा और कोशिश करिए तो नॉर्मल स्पीड पे ही देख के सारे कॉन्सेप्ट को वहीं ग्रैप्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं अपना फुल एफर्ट डाल रहा हूँ ताकि जो है कि सबको जो है कि ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे ये वीडियो रहे, यहाँ पे करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर करें। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर गाइज, क्योंकि बाकी चीज़ें छोड़िए हम जो है कि अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ट्रेड ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जो है कि रिलीज किसने की है। तो यहाँ पे जो है कि एक रिपोर्ट रिलीज हुई है अभी रिसेंटली, ट्रेड वॉच क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या होगा, एवरी एवरी 3 मंथ्स में जो है रिलीज हो, और ईयरली कितनी हो जाएंगी तो 4 रिपोर्ट रिलीज होंगी जिससे हम क्या करते हैं क्वार्टरली। यहाँ पे क्वार्टरली किसके लिए है, ट्रेड वॉच। अब जो है कि इसी से हम समझते हैं ट्रेड वॉच मीन्स ट्रेड को जो वॉच कर रहा है उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज हुई है। तो यहाँ पे जो है कि ट्रेड मीन्स जो है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, इसमें जो है कि इन सब चीज़ों की बात होगी। और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आरबीआई है,
और जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर, या नीति आयोग। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा रहता है कि देखिए ट्रेड वॉच है तो क्या ये कौन करेगा। मोस्टली हमारा माइंड जो है कि अगर हमने ये पढ़ा ना हो तो मोस्टली माइंड कहेगा कि अगर हम गैस वर्क करिए, इंटेलिजेंस वर्क, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे जाएगा। पर ये जो है कि रॉन्ग है। यहाँ पे ना फाइनेंस है ना आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको रिलीज कौन करता है? नीति आयोग जो है कि इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो आइए इसके ब्रीफली जो है कि ये हम पढ़ लें अभी जो है कि इसका जो है कि फोर्थ एडिशन मीन्स इस रिपोर्ट का जो है कि फोर्थ एडिशन जो है कि लॉन्च हुआ है, जो कि Q4 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25 मीन्स आपको जो है कि मैंने जो है कि पिछले सेशन में मीन्स ये करंट अफेयर ऑफ आई दृष्टि का एक इकोनॉमी का वीडियो है करंट अफेयर का, उसमें मैंने जो है कि इसको समझाया था कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन्स जो है कि सपोज कीजिए दिस इज 2024, जनवरी से दिसंबर तक के जितने मंथ है इसको जो है कि क्या बोलेंगे यहाँ पे कैलेंडर ईयर बोलेंगे। बट फ्रॉम अप्रैल मंथ मीन्स जो है कि अप्रैल मंथ से दिसंबर टिल दी 2025 के मार्च मंथ तक इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। ये जो है कि अप्रैल 2024 से जो है कि यहाँ पे मार्च 31 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। तो ये Q4 ऑफ दी 24-25 की रिपोर्ट है। मीन्स जो है कि ये Q4 यहाँ होगा। क्वार्टर जो है कि 3 मंथ के होते हैं, तो 3-3 मंथ में हम जो है कि ये 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से चौथा मंथ क्या है? ये Q4 25-24 का जो है कि जैन 25 से मार्च 25 होगा। तो ये फोर्थ एडिशन रिपोर्ट इसकी निकली है, जो कि 24-25 न्यू दिल्ली में अभी जो है कि इसको रिलीज किया गया है। और जो है कि यहाँ पे देखिए जो है कि रिपोर्ट रिलीज करता है नीति आयोग, जो को प्रोवाइड करता है स्नैपशॉट और एनालिसिस ऑफ दी इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस, जो कि कवर करता है बोथ मर्चेंडाइज एंड सर्विस सेक्टर। यहाँ पे दोनों को कवर करता है। और यहाँ पे थोड़ी सी इस रिपोर्ट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देखें, जो कि हमें एज सच जो है कि रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, पर फैक्चुअली देख लेते हैं। टोटल ट्रेड जो है कितने ट्रिलियन का हुआ है, जो कि YOY का मतलब है ईयर ओवर ईयर, मीन्स ईयर ओवर ईयर जो है कि पिछले ईयर से 6% जो है कि इंक्रीमेंट देखने को मिला, जिसमें से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू इतनी है। एंड सर्विस सेक्टर ने जो है कि अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, जो कि IT, एविएशन सेक्टर मीन्स एयरलाइन सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज से जो है कि लेड किया है। एंड यहाँ पे देखिए रीजनल ट्रेंड देखें तो नॉर्थ अमेरिका जो है कि अब टॉप जो है कि इंडिया का जो है कि एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है, अकाउंटिंग फॉर द 25% ऑफ द एक्सपोर्ट, जो कि 25% ईयर और ईयर जो है ज्यादा है। और यहाँ पे जो है कि जो स्लोअर ग्रोथ देखने को मिली है वो जो है कि यूरोपियन यूनियन जो है कि GCC गल्फ काउंसिल जो है कि और एशियन कंट्रीज के साथ जो है कि स्लोअर भी देखने को मिली है अपनी एक्सपोर्ट या रीजनल ट्रेंड के बाद उसमें। देन इंपोर्ट शिफ्ट देखें तो UAE जो है कि सेकंड लार्जेस्ट बन गया है, overtook the Russia in the second largest supplier mainly due to the good inflow under the SEPA, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। एंड जो है कि इंपोर्ट फ्रॉम द चाइना जो है कि सर्ज ऑन हायर डिमांड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी, जो है कि यहाँ से चाइना से इंपोर्ट बहुत ज्यादा हुए हैं। तो ये हमने जो है कि ट्रेड वॉच जो है कि ट्रेड वॉच रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा देख लिया। अगर थोड़ा रिटेन रहे तभी इसको करना है, नहीं तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। बस ये 2-3 चीजें याद रख सकते हैं कि मीन्स सर्विस सेक्टर में जो है कि IT, एविएशन और फाइनेंशियल ने किया है, और यहाँ पे थोड़ा देश से इंपोर्ट शिफ्ट देख सकते हैं, रीजनल ट्रेंड। अदर रिपोर्ट्स की बात करें तो इस ईयर में जो है कि नीति आयोग ने जनवरी से अब तक जो है कि कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज की है, तो यहाँ फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स को रिलीज किया है, इंडिया वॉलंटरी नेशनल रिव्यू को, स्ट्रेटेजी इन पाथवे फॉर द एक्सीलरेटिंग ग्रोथ इन द पल्सर टुवर्ड द गोल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और बियॉन्ड प्लानिंग इंडिया अर्जेंट नीड फॉर 10 ईयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विजन एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो है कि अदर रिपोर्ट जो है कि किसने रिलीज की है? नीति आयोग ने ये अदर रिपोर्ट भी रिलीज की है। तो ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है, इज टॉकिंग अबाउट द भवानी रिवर। अब भवानी रिवर की बात हो रही है, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है, आस्किंग अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले हम कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं कि भवानी रिवर न्यूज में क्यों रही है और ये हमें पढ़ना क्यों पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे ज्योग्राफी जो है कि ज्योग्राफी के मैपिंग सेक्शन होता है, जो मैपिंग सेक्शन में हम अपने इंडियन रिवर्स और वर्ल्ड रिवर्स इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पर उसको पढ़ना कैसे होता है? यूपीएससी इतने सारे क्वेश्चन पूछने वाला है, पर हमें भवानी रिवर क्यों पढ़नी है? क्योंकि जो भी रिवर्स या कोई भी वहाँ पे कोई एक्टिविटी या कुछ कुछ भी हुआ है, मीन्स कोई भी इंसिडेंट हैपन हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट रिवर या कोई माउंटेन है या कोई पास है, तो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे मतलब रखा गया है। और भवानी रिवर क्यों न्यूज में रहा है, इसका कंटेक्स्ट ये है क्योंकि अभी यहाँ पे जो एक एलिफेंट की स्पीसीज है, एशियन एलिफेंट पे मखना, मखना जो है कि एक टस्कलेस, टस्क क्या होता है? जो हाथी के सूंड निकले होते हैं, मतलब ये हाथी और हम बनाए तो ये हाथी के जो दांत निकले होते हैं, हाथी के दांत, ये थोड़ा इमेजिन कर लीजिए आप रफ डायग्राम है। तो हाथी के दांत जो होते हैं, जो टस्कलेस मेल एलिफेंट है, टस्कलेस मेल एलिफेंट
इसको जो है कि मखना भी कहते हैं, जो कि हमारे केरला और तमिलनाडु जैसे रीजन में जो है कि रहते हैं। ये जो है कि अभी एक इंजर्ड टस्कलेस मखना जो है कि एलिफेंट जो है कि भवानी रिवर के बिटवीन में खड़ा था, जो कि हमारे एक एशियन एलिफेंट, जो मीन्स हमारा एशियन एलिफेंट है, उसी के सब स्पीसीज में ये आता है। और ये जो है कि हमें यहाँ से दो चीज़ क्या रिकॉल करनी है, इसके कंटेक्स्ट जान ले कि भवानी रिवर न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि यहाँ पे जो है कि मखना बोले, जो कि एक टस्कलेस मेल एलिफेंट है, जो कि एशियन एलिफेंट का सब स्पीसीज है, ये आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पे इसका स्टेटस याद कर लीजिए, जो IUCN स्टेटस है वो क्या है इसका, वो जो है कि एंडेंजर्ड में आता है। मीन जो है कि ये एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड है, क्योंकि इसकी कोई अलग से लिस्टिंग नहीं की गई है रेड लिस्ट ऑफ द IUCN। यहाँ पे एशियन एलिफेंट की जो है कि स्टेटस याद रखेंगे, जो कि एंडेंजर्ड है। तो इसीलिए जो है भवानी रिवर जो है कि न्यूज़ में है, और यहाँ पे जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट है और पूछ रहा है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इट इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर और इट फ्लोस द स्टेट फ्रॉम द केरला, तमिलनाडु एंड गोवा। तो जैसा कि हमें अगर सेकंड स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है, अगर हमें कावेरी रिवर का बेसिन पता हो, मीन्स कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाके ड्रेन होती है, तो ये जो है कि हम ऐसा जो है कि गेस कर सकते हैं हम अपने स्टेटमेंट को। तो जो है कि पहली चीज़ तो हमें पता रहना चाहिए कावेरी रिवर का बेसिन कहाँ है। जो ओरिजिन होता है वो ब्रह्मगिरी हिल्स और इन दी कर्नाटका में होता है। एंड जो है कि ड्रेन आउट कहाँ करती है, अरेबियन सी में करती है, जो कि केरला वाले रीजन से जो है कि ड्रेन करती है। अभी मैं इसका जो है कि आपको मैप भी दिखा दूंगा। तो जो है कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो गलत होगी, क्योंकि इसका बेसिन जो है कि गोवा में लाई ही नहीं करता है, मीन्स ये फ्लो ही नहीं करता है ये गोवा में। तो सेकंड गलत हो गई, जो है कि हमारे दो ऑप्शन चले जाएंगे, या तो आप हमारा 50-50 का चांस बन गया, या तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, या तो नन होगा। तो ये जो है कि हमें ट्रिब्यूटरीज तो हमें याद ही करनी होती है। जब हम मैपिंग करेंगे और रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ हम जो है कि कावेरी रिवर जितनी जितनी इंपॉर्टेंट रिवर उनकी ट्रिब्यूटरी को याद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेजर ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, जो कि भवानी रिवर है। तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आइए थोड़ा कावेरी रिवर और उसका जो है कि मैप देख लेते हैं। कावेरी रिवर को याद रखिए कि गंगा ऑफ द साउथ रिवर मीन्स गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। मीन्स हमारी गंगा रिवर जो है इधर जो है कि आपके उत्तराखंड से जो है कि ओरिजिनेट होकर जो है कि गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड के अबव में गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट होती है। और जो है कि अलकनंदा से मिलके जो है कि भगीरथी, अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। और जो है कि पूरा वो जो है कि आपका बे ऑफ बंगाल में जो है कि जाके ड्रेन आउट करती है, वो लंबा सा पाथ कवर करके। पर यहाँ पे जो है कि कावेरी रिवर को गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है, ये याद रहना चाहिए। और ओरिजिन कहाँ होता है इसका, ब्रह्मगिरी रेंज है, जो कि कर्नाटक में कहाँ पे, तालका ताला कावेरी जो है कि रीजन है, जो कि कोदगु कोदगु जहाँ की मॉडर्न नेम जो है क्या है, तो ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो है कि इसका जो है कि ओरिजिन है। इसको आप ये जो है कि कुर्ग रीजन याद रखिए, जो कि ब्रह्मगिरी रेंज में जो है कि ये ओरिजिनेट होती है रिवर, जो कि कुछ समथिंग अराउंड यहाँ पे है, जो है कि आप देख लेंगे। ये थोड़ा जो है कि ये ऊपर होना चाहिए था, ये पिक्चर का इन्फॉर्मेशन गलत है। तो यहाँ पे जो है कि ये ओरिजिनेट होती है, और ये तमिल कर्नाटक से जो है कि आपका केरला में जो है कि फ्लो करती है, और यहाँ बे ऑफ बंगाल के साइड पे ड्रेन आउट करती है। जिसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें तो हारंगी हो गई, हेमावती हो गई, सीमसा हो गई, अर्कावती हो गई। ये जो है कि इधर लेफ्ट साइड में है, क्योंकि रिवर का डायरेक्शन जो है कि इस तरफ है, तो इस तरफ राइट लेफ्ट होगा, और इस तरफ क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पे जो है कि चार जो है आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो गई, और जो है कि बाकी राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जो है कि आपकी ये लक्ष्मण लक्ष्मण तीर्था, कबनी, स्वर्णवीता, और जो है कि भवानी, नोयाल और अमरावती रिवर। ये जो है कि इसकी जो है कि राइट ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, और जो है कि इसको बाद में कभी ट्रिक्स के थ्रू जो है कि मैपिंग वाला सेशन करेंगे, तो वहाँ जो है कि रिवाइज लर्न कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है कि आप ब्रीफली एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे ये चीज़ रिटेन कर सकते हैं फॉर दी प्रीलिम पर्सपेक्टिव। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसके बारे में सर्टेन का हमें जो एक कंडीशन दी गई है, और ये हमें याद रहना चाहिए। बिकॉज अभी इसके ऊपर जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन हर 2 साल पे जो है कि रिपीट हो ही जाता है। प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पे जो है कि हमें कुछ जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। फर्स्ट जो है कि जान लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो है कि रिसेंटली जो है साइक्लोन शक्ति, यहाँ पे साइक्लोन शक्ति हिट किया था कहाँ पे, इधर आपके अरेबियन सी वाले रीजन में। मीन्स अरेबियन सी जो है कि गुजरात के पोरबंदर और जो है कि कराची पोर्ट को इस साइक्लोन ने हिट किया था। इस एरिया को मीन्स इंडिया मैप में जो है कि लोकेट करें, तो जो है इस वाले रीजन में जो है कि ये साइक्लोन शक्ति आया था। और अभी रिसेंटली जो है, अभी कुछ ही दिन पहले, ये आंध्र प्रदेश हो गया, इधर केरला हो गया, ये जो है यहाँ पे हिट किया है साइक्लोन मोन्था। यहाँ पे साइक्लोन मोन्था हिट किया है। तो ये आपको जो है कि याद रहना है, इसीलिए जो है कि ये साइक्लोन जो है कि न्यूज़ में है। और यहाँ पे
एक और इन्फॉर्मेशन रिटेन कर ले जो कि हमने पिछली जो है कि वीडियो में भी कहा था, बात की थी। साइक्लोन्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। देखिए जो आपका ये इंडियन ओशियन वाला रीजन हो गया, यहाँ तो ये साइक्लोन होता है मीन्स, और इधर पैसिफिक ओशियन आप जान रहे हैं, बड़ा सा जो है कि पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे जो है कि टाइफून्स कहे जाते हैं। और यहाँ पे रिसेंटली जो है कि टाइफून रगासा आया था जो कि फिलीपींस में। और अटलांटिक ओशियन है जो एस शेप का अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे इनको हरिकेन्स कहा जाता है। देखिए डिफरेंट नेम ऑफ साइक्लोन्स है, मीन हरिकेन्स जो है कि अटलांटिक ओशियन में है, इंडियन ओशियन में साइक्लोन है। टाइफून जो है कि पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाले जो है कि रीजन है यहाँ पे इसको विली विली कहा जाता है। तो ये कुछ जो है कि इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर ली हमने साइक्लोन्स के टाइप्स के बारे में और कौन कौन सा रिसेंटली साइक्लोन आया है। तो ये जो दो चीज़ें आप रिटेन रखेंगे। और यहाँ पे जो है कि अब थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, एक्टिवली रिकॉल कर लेते हैं। पहली क्या चीज़ कि आप देखिए जो कि आपने सुना होगा, साइक्लोन जो है दो होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, आपने सुना होगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या जो है कि एंटी साइक्लोन्स आपने सुना होगा। तो ये किस किस रीजन में कहाँ आते हैं, तो ये जो है कि हमारी जो 0 डिग्री इक्वेटर होती है, 0 डिग्री इक्वेटर, इसके ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे होती है ऑन दी 22/2 23 डिग्री हाफ पे यहाँ क्या होती है, कैप्रिकॉन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये ऊपर जो है नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो इस रीजन में जो भी आएगा मीन्स ट्रॉपिकल जो है कि साइक्लोन जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन से साइक्लोन आते हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ आते हैं, इन दिस रीजन मीन जो है कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी, वहीं पे वो कंडीशन बनती है, तभी होता है। एंड जो है कि अबव रीजन मीन जो है कि आपके इस वाले रीजन में मीन जो है कि ये अबव रीजन हो गया लगभग कौन सा, आपके 23 मीन 30 से 60 डिग्री वाले में, 30 से 60 डिग्री वाले में आपके जो है कि एंटी साइक्लोन्स आते हैं। ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि मेनली टेम्परेट रीजन में फॉर्म होते हैं, टेम्परेट रीजन में। तो ये जो है कि बेसिक्स इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। आइए यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, मीन जो है कि अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जो है कि मीन जो है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स मीन्स एंटी साइक्लोन्स में डिफरेंस जान लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस अगर की बात करूँ तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये जो है कि आपके इनवर्ड स्पायरलिंग मीन्स जो है कि ये जो है कि इनवर्ड स्पायरल करते हैं, मीन्स ये फॉर्मेशन होते हैं जो ये इनवर्ड होते हैं, लो प्रेशर वाले एरिया में फॉर्म होते हैं, और जो कि ये राइजिंग मीन्स जो है कि यहाँ पे एयर राइज करती है ऊपर साइड में। अभी मैं जो है कि और थोड़ा ब्रीफली समझा दूंगा, पहले मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ इन दी ट्रॉपिकल साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये जो है इनवर्ड होते हैं, लोअर प्रेशर में फॉर्म होते हैं, राइजिंग एंड स्पायरलिंग होते हैं, मीन्स जो है कि राइज करेंगे और स्पायरल करेंगे, मीन्स जो है कि ऐसे ऊपर उठ रहा है ये एयर, और ये स्पायरल करते हुए ऊपर जाते हैं। देन जो है कि आपका एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म करते हैं, मीन जो है हाई प्रेशर की वजह से ये कहाँ फॉर्म होते हैं, हाई प्रेशर एरिया होना चाहिए, और इसकी जो है कि विंड की डायरेक्शन ये आउटवर्ड जो है फेस करते हैं, अपने विंड को आउटवर्ड थ्रो करते हैं, और यहाँ पे सिंकिंग होती है। सिंकिंग मीन जो है कि यहाँ पे ये सबडेंशन होता है, इसी वजह से ये आउटवर्ड जो है कि फ्लो करते हैं। तो पहला मेजर डिफरेंस तो आप ये याद रखेंगे। देन जो है कि सेकंड जो है डिफरेंस याद रख सकते हैं, नॉर्थ साउथ में इनके डायरेक्शन क्या होती है। नॉर्थ साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मीन्स अपर रीजन मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन्स होते हैं वो जो है एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, मीन्स उनका डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, मीन्स ऐसे जो है कि विंड जो है कि स्पायरल करेगी, यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि एंटी साइक्लोन जो है कि इनका डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज रहते हैं, और जो है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो है कि काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है फ्लो करते हैं, मीन जो है कि विंड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये जो है कि हमने जो है कि ब्रीफली जो है कि मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ फॉर्म होते हैं और इनके बीच में एक ब्रीफली जो है कि एक जो है कि ओवरव्यू दे दिया कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। नाउ मूविंग टू अवर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे जो है कि सर्टेन कंडीशन हमें बतानी है, वो क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन की मैं बात करूँ स्पेशली, मीन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे जो है कि आप थोड़ा सा इसको जो है कि ओशन सरफेस इमेजिन कीजिए, और यहाँ पे जो है ड्यू टू सन मीन्स जो है कि हीटिंग की वजह से यहाँ पे ड्यू टू हीटिंग, यहाँ पे ओवर हीटिंग हुई, तो यहाँ पे जो है कि जैसे मान लीजिए हीटिंग हो रही है, तो यहाँ जो है कि वाटर इवेपोरेट होगा, और वाटर जब इवेपोरेट होता है तो वो क्या करेगा, अप साइड को मूव करेगा। और जहाँ भी जो है कि वो कोई भी एयर इवेपोरेट होती है और वो अप साइड को मूव करती है, तो वहाँ क्या क्रिएट होता है, वहाँ एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्या करती है, एयर मॉलिक्यूल्स को जो है
मीन्स मान लीजिए यहाँ पे हीटिंग हुई तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल पे हीट पड़ रही है, इस मॉलिक्यूल पे हीट पड़ रही है, तो ये एक्सपेंड करेगा, वो खुले खुले में हो जाएगा, तो इसीलिए जो है कि ये एयर में लाइटर डेंसिटी में हो जाते हैं और ये मूव करने लगते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा और ये एयर यहाँ पे राइज करेगी, एयर यहाँ से राइज करेगी, तो यहाँ जो है कि हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मीन जो है कि हाई प्रेशर वार्म जोन हो जाएगा। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ जो कि ओवर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मीन्स टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा, एयर राइज करेगी। और यहाँ पे एक और चीज समझते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ा इसको पॉज करते हैं। आपको कोरियोलिस फोर्स पता होगा, कोरियोलिस फोर्स जो है कि पता है, जो कि क्या करता है, डिफ्लेक्शन ऑफ एयर कॉज करता है, मीन्स ये एयर को डिफ्लेक्ट कर देता है, मीन्स डिफ्लेक्ट और चेंज दी डायरेक्शन ऑफ द एयर, मीन्स ये है कि विंड या एयर बोल लीजिए, विंड को जो है कि विंड की डायरेक्शन को जो है कि चेंज कर देता है। और कैसे कर देता है, नॉर्थ में जो है कि क्या कर देता है, विंड जैसे ऐसे मूव कर रही है तो राइट साइड में कर देगा, मीन्स जो है कि इसको डिफ्लेक्ट करके राइट साइड में बेंड कर देगा। तो ये नॉर्थ में, मीन्स जान लीजिए इधर जो है कि विंड का डायरेक्शन है तो ये राइट में बेंड कर देगा। अगर विंड की डायरेक्शन ऐसी हुई तो राइट साइड में मूव करने के लिए ये इधर मूव हो जाएगी। ये जो है कि आपको याद रखना है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, अगर विंड की डायरेक्शन ऐसे है तो ये जो है कि आपके लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करती है, लेफ्ट साइड में। और जो है कि विंड की डायरेक्शन ऐसे हुई तो जो है कि कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, इधर लेफ्ट साइड में। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। कॉरियोलिस फोर्स क्या काम करता है, विंड की डायरेक्शन को जो है कि डिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, विंड जो है कि राइज कर गई ड्यू टू हीटिंग, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और जो है कि टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। अब जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि मैंने बताया आपको, साइक्लोन जो है कैसे एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न में होंगे और साउदर्न में क्या होंगे, क्लॉकवाइज होंगे। तो अगर मान लीजिए नॉर्थ में फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ एयर होगा, जो कि ऐसे ऐसे चेंज होगा और ये स्पाइरल करके ऊपर बढ़ने लगेंगे। और जब ये ऊपर करके बढ़ते हैं तो यहाँ पे खूब सारे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, जो है कि आपके हैवी, मीन्स ये जो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स को कंसिस्ट करते हैं। और जो है कि यहाँ पे स्टॉर्मी क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, स्टॉर्मी क्लाउड्स। और जो है कि यहाँ पे बहुत सारे ये रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, ये सब जो है कि कर करते हैं। और ये बहुत ही स्पीड से, मीन्स 80 टू आपके अराउंड 150 प्लस किलोमीटर या अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए, इतनी स्पीड से ये मूव करते हैं। तो ये जो है कि मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन भी पूरा ही एक्टिवली रिकॉल करा दिया है यहाँ पे। ब्रीफली थोड़ा टाइम लगा पर आप इसको रिटेन करेंगे। तो यहाँ पे हमने जान लिया साइक्लोन्स कितने टाइप के होते हैं, किस हेमिस्फीयर में होते हैं, ट्रॉपिकल और एंटी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जो है कि क्या डिफरेंस है, और ये एंटी साइक्लोन्स कहाँ होते हैं, टेम्परेट रीजन में, जो कि मैं बता चुका हूँ। और ये जो कि कंडीशन है, नाउ अटेंडिंग दिस क्वेश्चन इज वुड बी इजियर। तो यहाँ पे जो है कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन पे जो है कि बात है। अब ये साइक्लोन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन कह रहा है, कि पहली कंडीशन कह रहा है कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है कि लोअर रहना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैंने बताया कि थोड़ा टेम्परेचर वार्म रहना चाहिए ओवर दी 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। और दूसरा कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ द कोरोलिस फोर्स। अगर कोरोलिस फोर्स एब्सेंस होगा तो डिफ्लेक्शन ऑफ एयर कॉज ही नहीं करेगा, ये जो है कि डिफ्लेक्शन ऑफ एयर से ही जो है कि फेस पकड़ता है। तो ये एब्सेंस स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द कोरोलिस फोर्स रहना चाहिए। देन थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग कि स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, मीन जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि वेरिएशन रहना चाहिए विंड स्पीड में। मीन जो है कि अगर विंड बहुत जेंटली जेंटली ब्लो कर रही है या बहुत वायलेंटली ब्लो कर रही है तो ये जो है कि फिनोमिना डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ पे जो है कि स्पायरलिंग ऑफ विंड नहीं हो पाएगी और साइक्लोन नहीं फॉर्म होगा। तो यहाँ पे स्मॉल वेरिएशन भी रहना चाहिए, कहीं धीरे कहीं तेज होनी चाहिए, तब होगा। ये प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होगा, जो है कि वीक लो प्रेशर एरिया होगा। तो ये जो है कि हमारा थर्ड और फोर्थ जो है कि करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमने ब्रीफली पढ़ लिया। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन लगाया, यू कैन रीड आउट दिस एक्सप्लेनेशन। तो ये जो है कि हमने ब्रीफली अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लिया है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अबाउट आस्किंग अबाउट दी मॉस्को फॉर्मेट। अब यहाँ पे मॉस्को फॉर्मेट की बात की गई है, जो कि न्यूज में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मॉस्को फॉर्मेट क्या है, इसका मैं थोड़ा अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ये जो है कि थोड़ा ट्रिकी सा फॉर्मेट है। मीन्स यहाँ पे मस्ट नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट और डब्ल्यू से वोंट दिस टाइम। तो ये जो है कि पीआईबी में दिया हुआ था, वहीं ऐसा जो है कि एम से जो है कि मस्ट नॉट, एस से शुड नॉट, कुड नॉट एंड वोंट दिस टाइम। तो ये एक फॉर्मेट बनाया गया है, जो कि एक रीजनल प्लेटफॉर्म है। मीन्स इट इज द रीजनल प्लेटफॉर्म एम एट द प्रमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी
एंड रिकंसिलिएशन मीन्स जो है कि रिकंसिलिएट करेगा अफगानिस्तान वाले रीजन में, मीन्स जो है कि आप जानते हैं एज दी ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो इस वक्त जो है कि अफगानिस्तान जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है कि कंट्री बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए, मीन्स इसके पोर्ट्स को, ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होगा, जो कि हमारा इंडिया यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चला रहा है। तो इसीलिए जो है कि ये रीजनल प्लेटफॉर्म है विच इज फॉर्म्ड फॉर द प्रमोटिंग पीस स्टेबिलिटी एंड रिकंसिलेशन इन दी अफगानिस्तान, और इसके मेंबर भी हैं, इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर भी हैं, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये जो है कि बहुत करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में बताएं कुछ, तो ये जो है कि रशिया ने इसको स्टेब्लिश किया था इन 2017 में, एंड अदर मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है तो ये यहाँ पे मैंने जो है कि मेंशन कर रखा है। ये लॉन्च हुआ था 2017 में, जो कि स्टेब्लिश किया था रशिया ने, और इसमें कंट्रीज कौन कौन से इंक्लूड है, इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान। मीन जो है कि देखिए अगर यहाँ रशिया है तो इसके नीचे चाइना है, ऐसे आप थोड़ा विजुअलाइज करके याद कर सकते हैं। तो ये दोनों तो होंगे ही, मीन्स ये दोनों होंगे, तो जो है कि आपको जो है कि ऊपर रशिया नीचे चाइना, और यहाँ पे इंडिया है, मीन्स यहाँ पे इंडिया तो यहाँ पाकिस्तान, ये दोनों होंगे, और जहाँ पाकिस्तान है वहाँ ईरान है। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। और कौन कौन सी कंट्रीज है अदर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी होती हैं, ये होती हैं KKTU। इससे जो है कि निमोनिक से आप याद रखेंगे KKTU क्या है। यहाँ जो है कजाकिस्तान है, यहाँ क्या है कजाकिस्तान, यहाँ पे किर्गिस्तान है किर्गिस्तान, यहाँ पे जो है कि अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर कौन सा है तजाकिस्तान, और यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान, और यहीं पे जो है कि कैप्सियन सी है, कैप्सियन सी जो कि एक क्लोज्ड वाटर बॉडी है अराउंड द साइज ऑफ ओशियन, बट इसको सी कहा जाता है। तो ये जो है कि KKTU याद रखेंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो है कि इसके मेंबर्स हैं मॉस्को के, जो है कि मॉस्को से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इट इज द कैपिटल, इट इज द कैपिटल ऑफ द रशिया, इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मॉस्को से आपको याद रखना है मस्ट नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट, वोंट दिस टाइम, मीन जो है कि वोंट दिस टाइम इसलिए लगाया क्योंकि यूएस बहुत ज्यादा इंटरवीन करता है अफगानिस्तान के अंदर, तो इसलिए ये जो है कि वोंट दिस टाइम लगाया गया है, और ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइची सिक्स मीन जो है कि एक रिसेंटली ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। तो पहले मैं बता दूं ये जो हाइची सिक्स है, जो फाइनेंशियल से मीन्स फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो रहा है वर्ल्ड में, फाइनेंशियल साइबर क्राइम, इससे रिलेटेड ये ऑपरेशन है, और इसको जो है कि किसने लॉन्च किया है, तो इसको जो है कि इंटरपोल ने लॉन्च किया है। मीन्स ये ऑपरेशन जो है कि इंटरपोल का ऑपरेशन है। इंटरपोल कौन है, इंटरपोल इज नथिंग बट इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनली कोई भी जो है कि क्रिमिनल होते हैं उनको पकड़ने का काम करती है। तो ये आपको याद रखना है। अभी हमारी जो है कि CBI ने इसके साथ मिलके फाइनेंशियल जो है कि साइबर क्राइम मीन्स फाइनेंशियल साइबर क्राइम पे जो है कि इस ऑपरेशन में साथ दिया है, तो ये आपको याद रखना है। इंटरपोल ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, और जो है कि आपको इंटरपोल से क्या याद आना चाहिए, इंटरपोल जो है कि तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिस जो है कि ये जो है कि रिलीज करता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रेड नोटिस। इफ ही ग्रांटेड और इशूज द रेड नोटिस फॉर एनी क्रिमिनल, मीन जो है कि अगर ये अपने नोटिस में मीन्स नोटिस एंड इशूज द रेड नोटिस फॉर एनी क्रिमिनल, तो वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, इन एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, ही मस्ट बी कैप्चर्ड बाय दी दैट रीजन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स वहाँ की पुलिस से कैप्चर करके वो इंटरपोल को उन्हें हैंडल करना होगा। ये होता है रेड नोटिस, जो कि इसका रेड नोटिस का जो है कि इतनी पावर है। एंड ये नोटिस के बारे में इसके बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिस है, कभी हम ब्रीफली इसको कवर कर लेंगे। अभी रिसेंटली में ये किसने नया नोटिस जो है कि न्यू कलर कोड नोटिस जो है कि लॉन्च किया, दैट इज द सिल्वर नोटिस। अभी सिल्वर नोटिस क्या है, ये जो है कि अगर इसने सिल्वर नोटिस इशू किया है, मीन्स इफ ही इशूज इंटरपोल इशूज द सिल्वर नोटिस, देन इट आइडेंटिफाई मीन्स जो है कि वहाँ के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिया में जो है कि किसी क्रिमिनल के लिए इंडिया में CBI को उसने सिल्वर नोटिस भेजा है, तो CBI को क्या करना होगा, यहाँ पे जो है कि उस क्रिमिनल के जितने भी प्रॉपर्टी मीन्स एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं और प्रॉपर्टी है, उनको आइडेंटिफाई करनी होगी, और उसको जो है कि डॉक्यूमेंटेशन करके इंटरपोल को बताना पड़ेगा, जिससे जो है कि कोई भी उसने फाइनेंशियल क्राइम या साइबर क्राइम किया तो उसकी रिकवरी की जा सके। तो ये जो है कि ब्रीफली मैंने बता दिया। हाइची 6 ऑपरेशन जो है कि हमारा जो है कि सपोर्टेड बाय जो है कि फाइनेंशियली इस बार साउथ कोरिया ने इसको सपोर्ट किया है, जो कि 6th ग्लोबल इंटरपोल ऑपरेशन है, जो कि ट्रांजेक्शनल साइबर क्राइम एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स पे जो है कि डील करता है। ये भी आपका PIB में था। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट रापा रुई। अब रापा रुई ये मैं शायद प्लेसेस न्यूज में जो है कि पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ ब्रीफली देख लेते हैं। रापा रुई में अभी जो है कि लार्ज मेगालिथिक स्टैचूज मिले हैं। मेगालिथिक क्या होते हैं, जैसे आपने जो है कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं,
हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में, जो कि हमारा साउथ इंडिया है, एंशियंट हिस्ट्री में साउथ इंडिया पढ़ते हैं, तो वहाँ जो है कि आईवीसी कल्चर नहीं था ना। वहाँ देखते हैं हम कि आयरन एज आता है, तो वहाँ जो है कि मार्केशन कैसे किया जाता है कि मीन्स यहाँ कौन सा कल्चर था, तो मेगालिथिक इज नथिंग बट इट इज द स्टोन कल्चर। मीन्स जो है कि स्टोन से जो है कि डिमार्केशन कर देते हैं किसी भी साइड का। मीन्स स्टोन से जो भी हम जो है कि मार्क्स बनाते हैं उसको जो है कि करते हैं मेगालिथिक बोलते हैं। मेगालिथिक में क्या होता है, ये स्टोन बैटलिंग से जो है कि किसी बरियल की डिमार्केशन हो गई या कोई साइट की, तो उसको जो है कि मेगालिथिक बोलते हैं, मेगालिथिक साइट्स। तो यहाँ पे जो है कि मैंने मेगालिथिक का मतलब समझा है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रापा नुई जो कि फेमस है लार्ज मेगालिथिक स्टैचू। मैंने यहाँ पे शायद पिक्चर लगाई है, तो देखिए कुछ इस तरीके से है। रापा नुई में ये स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े जो है, इनको मेगालिथिक स्टैटूज स्टैचूज बोला जाता है। जो कि सॉरी, यहाँ आंसर दिख गया आपको। रापा नुई में जो है लार्ज मेगालिथिक स्टैचूज है, जो कि कॉल्ड क्या क्या कहलाते हैं, मुआई कहलाते हैं, जो कि हमारे किस आइलैंड पे है, तो ये हमें जो है कि ब्रीफली बताना है। तो रापा नुई जो है कि ये हमारे ईस्टर आइलैंड में है। अब ये ईस्टर आइलैंड कहाँ है, ये टेरिटरी है, मीन्स रापा नुई में, ईस्टर आइलैंड में रापा नुई है। और ईस्टर आइलैंड किसकी टेरिटरी है, ये टेरिटरी है चिली की। चिली कहाँ है, ये जो आपका नीचे में जो है हमारा ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो लॉन्गेस्ट सी कंट्री है, थोड़ा ये रफली बन गया थोड़ा गलत, तो सॉरी फॉर दिस, ये चिली कंट्री है। इसी के यहाँ पे जो है कि पैसिफिक ओशियन में, मीन्स यहाँ पैसिफिक ओशियन में ये एक टेरिटरी है, जिसको मीन्स आइलैंड है, जिसको क्या कहते हैं, ईस्टर आइलैंड। तो ये यहाँ पे है। एंड यहाँ पे और कर ले तो यहाँ पे जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर, ये गालापागोस आइलैंड जो है, गालापागोस आइलैंड, ये जो है कि इक्वाडोर की टेरिटरी है, जो कि इसी के ऊपर जो है कि पैसिफिक ओशियन में लाई करता है। एंड फिजी आइलैंड, ये जो है कि हमारे आपका जो है कि मेलनेशिया मीन जो है कि माइक्रोनेशिया, जो है कि माइक्रोनेशिया जो है, माइक्रोनेशिया रीजन यहाँ पे, मीन्स ओशियाना रीजन, सॉरी माइक्रोनेशिया नहीं, ये ओशियाना रीजन में जो है कि लाई करता है। ओशियाना रीजन में आपका जो है कि फिजी आइलैंड जो है कि लाई करता है, जो कि हमारे देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो यहाँ पैसिफिक ओशन में खूब सारे छोटे छोटे आइलैंड है, तो वहाँ पे जो है कि फिजी आइलैंड जो है कि लाई करता है, ये आपको याद रखना है। देन बोरा बोरा आइलैंड जो है कि कहाँ पे है, ये आपका जो है कि बोरा बोरा आइलैंड फ्रेंच पोलिनेशिया में पड़ता है, उसी माइक्रोनेशिया रीजन में, फ्रेंच पॉलिनेशिया में जो है कि ये जो है कि बोरा बोरा आइलैंड है। और फिजी आइलैंड है मेलानेशिया में, मेलानेशिया, जो कि ये सब ओशियाना के पार्ट है, ओशियाना के पार्ट है। फ्रेंच पोलिनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया और पॉलिनेशिया, ये सब जो है कि आपको ब्रीफली एक्टिवली रिकॉल हो जाना चाहिए आइलैंड के थ्रू। अगर आपको यही प्लेसेस न्यूज और डिटेल में पढ़नी है तो मंथली जो है कि मैं भी उसकी वीडियो जो है कि डालते रहता हूँ। अभी 2-3 दिन में जो हमारे अक्टूबर के जितने भी प्लेसेस इन न्यूज है, उनको भी मैं जो है कि जल्द से जल्द ट्राई करूंगा कि अपलोड कर दूं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है मराइन स्टुअर्डशिप काउंसिल की। मीन जो है कि यहाँ पे देखिए मराइन स्टुअर्डशिप जो है कि काउंसिल सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। मीन जो है कि रिलेटेड किससे है, मराइन सेक्टर से। मराइन सेक्टर में जो है कि क्या होता है, मोस्टली जो है कि यहाँ पे फिशिंग सेक्टर की बात होगी। ये जो है कि उस सर्टिफिकेशन से जो है कि रिलेट करता है। यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। सो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग कि एमएससी जो है, ये जो है कि इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट जो है कि सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द सस्टेनेबल फिशिंग और सी फूड। फिशिंग और सी फूड से जो है कि रिलेटेड जो है कि कोई सर्टिफिकेशन जो देता है वो कौन सी काउंसिल देती है, मराइन स्टोविड काउंसिल सर्टिफिकेशन। तो ये जो है कि सही स्टेटमेंट है। ये जो है कि एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है अराउंड द फिशिंग और सी फूड सेक्टर में, और इसके ऊपर ये सर्टिफिकेशन भी देती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर द 5 ईयर विद द एनुअल ऑडिट्स। तो क्या जो है कि जो भी ये सर्टिफिकेशन देती है वो वैलिड होती है 5 ईयर्स के लिए, और उसकी एनुअल ऑडिट्स भी होती हैं। तो यस, इट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि ये जो भी कोई भी सर्टिफिकेट इशू करती है तो वो 5 ईयर के लिए आपके लिए वैलिड है। वो आप जो है कि कोई भी फिशिंग या सी फूड प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो जो है कि आप जो है कि मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं विद एनुअल ऑडिट। आपकी एनुअल ऑडिट होती रहेगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट। एंड व्हाट इज थर्ड स्टेटमेंट सेइंग, इट इज द ओनली वाइल्ड कैप्चर फिशेज सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन द फूड एफओ कंडक्ट। तो यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे कर रखा है। और इसके बारे में देखें तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में अलग से डिटेल लगा रखी है, जो कि मराइन स्टुअर्डशिप काउंसिल सर्टिफिकेशन है, जो कि एक हमारा जो है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमने बात कर ली। यहाँ पे जो है कि आप इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे तो इसमें जो है कि भाई ये सब जो है कि असेसमेंट और ये सब मैंने बता दिया है। और ये बस याद रखिएगा, ये 3 प्रिंसिपल्स पे कवर करती है कि स्टॉक हेल्थ हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है कि देखती है, और इफेक्टिव मैनेजमेंट। मीन्स इन तीनों चीज को जो है कि आपके जो है कि ऑडिट किया जाता है, और इनको जो है कि इन प्रिंसिपल्स को जो है कि असेस किया जाता है, तब ये सर्टिफिकेशन मिलता है। और ये जो है कि सर्टिफिकेशन टू ऑल फिशरीज जो है कि
वॉलंटरी इसमें आना चाहता है तो सबको जो है कि इशू हो सकता है। ये वैलिड होते हैं 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये अष्टामुडी कान, ये जो कि क्या है, आप जो है कि सेल सा स्ट्रक्चर देखते होंगे, मीन जो है कि कभी वीडियोस में आपने देखा होगा, तो ये जो है कि आप सर्च करिएगा, या तो इस नाम से सर्च कर सकते हैं, फाफिया माला बैरिस्का। तो इससे जो है कि आपको पता चलेगा, ये हमारा फर्स्ट मेराइन स्टूडेंट काउंसिल सर्टिफिकेशन में आता है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि अष्टामुडी कान है, ये क्या होता है, एक सेल स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें जो है कि सी फूड के लिए इसको जो है कि मेनली यूज करते हैं, और इसका जो कि शेल स्ट्रक्चर जो होता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज हो जाता है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे इसके बारे में। तो हमने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट दी हमबैक मासीर। हमबैक मासीर के अबाउट दी सर्टेन स्टेटमेंट इज गिवन एंड आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें हमबैक मासीर दिया गया है, और हमें जो है कि बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो है कि आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं, तो ये अभी करंट अफेयर में है, ये जो है कि न्यूज में है। तो ये हमबैक मासीर क्या होती है, ये एक फिश है, फिश स्पीसीज है, जो कि हमारी न्यूज में है। और इसके अबाउट स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बात कर रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इज फॉर ओनली फाउंड इन द कावेरी रिवर बेसिन, इंडिया में खाली कावेरी रिवर बेसिन में पाई जाती है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज कैरेक्टराइज्ड एज द एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द आईयूसीएन, मीन जो है कि ये आईयूसीएन में एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज आर्टिफिशियली ब्रेड टॉर्क क्रूदी फिश स्पीसीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन ऑफ द हमबैक मासीर। तो इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहली एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, एंड सेकंड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये एंडेंजर्ड नहीं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और जो है कि इंडिया में, खाली इंडिया की बात करें तो ये कावेरी रिवर बेसिन में, जो कि जो कि ऊपर अभी जो है कि भवानी रिवर ट्रिब्यूटरी पढ़ के आए हैं, जो कि अगर देखें तो दूसरी कौन कौन सी है, हेमावती है, लक्ष्मी हिता है, और जो है कि काबनी जो है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसी कावेरी रिवर की बात हो रही है, जो कि ड्रेन कहाँ करती है आपकी बे ऑफ बंगाल में, और ओरिजिन कहाँ से करती है, ब्रह्मगिरी रेंजेस से, जो है कि ब्रह्मगिरी हिल्स से जो कि ओरिजिनेट करती है। तो इसके बारे में ये दोनों सही है, जो कि हमबैक मासिर जो है कि उसी रिवर के बेसिन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। तो इसका जो है कि आप फर्स्ट एंड थर्ड जो है कि करेक्ट है, आप जो है कि इसका एक बार ब्रीफली जो है कि एक बार एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और ये इंडिया में और कहीं नहीं पाई जाती, यहीं पे ये फिश स्पीसीज पाई जाती है, और आईयूसीएन में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है श्रम शक्ति नीति ड्राफ्ट की, मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट श्रम शक्ति 2025 ड्राफ्ट। इसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो श्रम जो है कि आप जो है कि हिंदी में बोले, ये श्रम बोलते हैं, इंग्लिश में इट इज लेबर। तो आप जो है कि इसको याद रखिएगा पहले, जो कि हिंदी वर्ड जो है कि अभी जितनी पॉलिसीज बन रही हैं वो जो है कि हिंदी वर्ड से कोनेट करती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। श्रम जो है लेबर है, तो लेबर है, तो यहाँ पे जो है कि मिनिस्ट्री कौन सी होगी इन्वॉल्व, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, जिसने एक जो है कि पॉलिसी ड्राफ्ट की है। एंड इट इज दिस गिवन दैट हियर सम स्टेटमेंट आर आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कि नेशनल करियर सर्विस जो है प्लेटफॉर्म विल सर्व एज द इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो जो ये नेशनल सर्विस प्लेटफॉर्म है वो इंडिया डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पे, तो इसका जो है कि जो हमारा ये नेशनल सर्विस करियर सर्विस प्लेटफॉर्म है, इसका फॉर्मेशन इसीलिए हुआ था एम्प्लॉयमेंट को एनहेंस करने के लिए थ्रू दी अवर इंडिया डिजिटल विजन। तो ये जो है कि पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि ड्राफ्ट पॉलिसी सीक करेगा इंक्रीज ऑफ द वुमेन पार्टिसिपेशन। अब देखिए श्रम शक्ति, शक्ति से जो है कि क्या याद रखेंगे, वुमेन पार्टिसिपेशन की बात होगी। यहाँ पे जो है कि रेज करना है वुमेन पार्टिसिपेशन को अबाउट 30% टिल दी 2030 तक, जो है कि 2030 तक जो है कि इस वुमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। एंड जो भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी वो 3 फेजेज में इंप्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कि आप स्टेटमेंट ऑप्शंस को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ये काट दीजिए और लिख लीजिए ओनली 1, ओनली 2 एंड ओनली 3। तो यहाँ पे जो है कि ये ऐसे कर चेंज कर लीजिए, सॉरी फॉर दिस टिपोग्राफिकल एरर। यहाँ पे जो है कि तीनों जो है कि स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये जो है कि आपके तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि 3 फेजेज जो है कि हमारे कब कब होंगे। फेज 1 जो है कि 25 टू 27 के लिए होगा, सेकंड फेज जो है कि 27 टू 30 होगा, और थर्ड फेज जो है कि बियॉन्ड 30 होगा। पर हमें 2030 तक मीन्स जो है कि फेज सेकंड में 35% से जो है कि हमें जो है कि इंक्रीज कर देना है वुमेन पार्टिसिपेशन जो है कि इन दी लेबर फोर्स। और इसे रिलेट क्या करें, तो जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसमें जो है कि वुमेन पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला है कि अभी इंक्रीज हुआ है, जो कि हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज होता रहता है
तो ये आप ये रिकॉल कर सकते हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट जो अभी प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिपोजिशन एग्रीमेंट हुआ है PMDA, वो किसके किसके बीच में हुआ है? तो क्या वो इंडिया रशिया, रशिया यूनाइटेड स्टेट, या यूनाइटेड स्टेट चाइना और रशिया चाइना? तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम क्या है? ये जो है कि एक रेयर अर्थ मेटल है, मीन्स रेयर अर्थ एलिमेंट है, जिसका यूज किस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। हाँ, यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में टू सस्टेन दी एनर्जी, मीन्स जो है कि एनर्जी ड्राइव करने के लिए इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है यूज किया जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों की डिमांड है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारा यहाँ जो है कि पहले PMDA है, इसको जो है कि थोड़ा जो है कि देख लीजिए। ये जो है कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एग्रीमेंट है। तो मैंने इंडिया कहते तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इंडिया और रशिया का, तो इंडिया रशिया का नहीं है। जो प्लूटोनियम मैनेजमेंट डिपोजिशन एग्रीमेंट हुआ है वो किसका है? रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट का है। तो ये आपको याद रखना है। और ये मैंने जो है कि आपका न्यूक्लियर स्टेज है, अभी जो है कि लास्ट जो हमारा करंट अफेयर का सेशन हुआ है उसमें भी न्यूज में था NPCIL, तो उसमें मैंने जो है कि न्यूक्लियर स्टेजेस को बहुत ब्रीफली जो है कि डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप वो जो है कि वीडियो रेफर कर सकते हैं और वहां से इसको ब्रीफली पढ़ सकते हैं। इंडिया में जो है कि 3 स्टेट में जो है कि अपना न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कि काम करेगा। वो जो है कि पहला जो है कि एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तीसरा जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इन 3 रिएक्टर्स में न्यूक्लियर स्टेजेस हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है और यहाँ थर्ड स्टेज है। और इसी सेकंड स्टेज में जो है कि हम प्लूटोनियम 239 से जो है कि एनर्जी को ड्राइव करते हैं। और यहाँ पे हमें अचीव क्या करना है? यूरेनियम 233, जिससे हम जो है कि प्रेशराइज हैवी वाटर में जो है कि इस रिएक्टर का यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। बाकी आप जो है कि उस वीडियो को रेफर करके करंट अफेयर के उसको कवर कर सकते हैं। सेन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे जो है कि आप एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 34 जो है कि मेट्रिक टन, ये सब चीजें हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड की बात हो रही है। यहाँ पे सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर दी करेक्ट। तो यहाँ में बताना है कि सक्षम जो एंटी ड्रोन ग्रिड है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है? इट इज द मॉड्यूलर हाई एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन द आर्मी डाटा नेटवर्क। तो यस, ये जो है कि एक हाई कमांड एंड जो है कि यहाँ पे जो है कि सक्षम मीन्स जो है कि जैसे देखिए अभी हमारा जो है कि मोदी जी ने सुदर्शन सुदर्शन चक्र जो है सर्विलेंस जो है कि अनाउंस किया है। जैसे रशिया के हम अपनी 400 जो है कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो इंडिया जो है कि इंडिजिनियसली सुदर्शन चक्र जो है कि अपना जो है कि डिफेंस सिस्टम बनाएगा, जो कि हमारे PM ने इस बार इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया था। तो उन्हीं में जो है कि प्रोग्रेसिव चीजें हैं हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड है, मीन्स जो है कि अभी जो वॉरफेयर हो रही है, पहले देखिए वॉर जो लड़ी जाती थी वो फुट सोल्जर्स लड़ते थे, फिर जो है कि एयरफोर्स स्ट्रांग हुआ तो एयर में होने लगी। अब टेक्नोलॉजी और ज्यादा डेवलप की गई है, तो अब ड्रोन टेक्नोलॉजी मीन्स जो है कि अभी जो वॉरफेयर चल रहा है, वॉरफेयर दैट इज ऑन दी ड्रोन टेक्नोलॉजी, मीन्स जो है ड्रोन से जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि वॉर्स को जो है कि ड्रोन्स का रोल वॉर में बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ जो है कि मोस्ट न्यूज डिफेंस अभी जो आ रही है वो ड्रोन से रिलेटेड आ रही है। तो हमें एक एंटी ड्रोन ग्रिड बनाना है जो कि जिसका नाम दिया है सक्षम, उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये हाई कमांड कंट्रोल सिस्टम जो कि आर्मी डाटा नेटवर्क पे ऑपरेट करेगा। और ये जो है कि इंडियन आर्मी जो है कि कोलैबोरेशन में BEL मीन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसके साथ कोलैब करके ये जो है कि सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड बनाया जा रहा है और ये कैपेबल है। तो ये पहली दूसरी तो सही होगी। और तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज कैपेबल ऑफ टारगेटिंग सॉफ्ट काइनेटिक टारगेट्स ओनली। तो यहाँ सॉफ्ट नहीं, इट इज कैपेबल ऑफ बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड काइनेटिक टारगेट्स। जो है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली और दूसरी, तीसरी गलत हो जाएगी। अब ये सॉफ्ट एंड हार्ड क्या है? सॉफ्ट किल जो है कि जैमिंग और स्पूफिंग, जो है कि जैमिंग ऑफ स्पूफिंग है। और जो है कि हार्ड किल क्या होता है? काइनेटिक इंटरसेप्टर, जो है कि लेजर वाले जो है कि आप देखते हैं लेजर से जो है कि डिटेक्ट करके ड्रोन को एयर में ही खत्म कर देंगे। और जैमिंग स्पूफिंग हो गया मीन जो है कि उस डाटा नेटवर्क पे अगर उसको डिटेक्ट कर लिया रडार ने तो वहीं जैम करके उसको जो है कि मार गिराएगा या जो भी टेक्नोलॉजी में होगा। तो ये जो है कि यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट किल का मतलब ये होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो ये जो है कि आप ब्रीफली इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट IUCN वर्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में जो है कि IUCN की एक वर्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई है। ये कहाँ पे हुई है इसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट हमें प्रोवाइडेड है और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट इट हेल्ड वंस इन एवरी 2 ईयर। क्या हर ये 2 साल में होती है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो है कि एवरी 4 ईयर्स पे जो है कि कंडक्ट कराई जाती है। कौन सी? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। और देखिए इसका लॉजिक ये है कि IUCN मान लीजिए एवरी ईयर मिले या एवरी 2 ईयर मिले,
तो जो है कि एक नहीं होता है। तो टाइम स्पेन 4 ईयर इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई भी स्पीसीज का स्टेटस जो है चेंज होने में, कोई भी स्पीसीज का स्टेटस चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। मीन जो है कि एवरी ईयर जो है कि एक साल मान लीजिए डाटा ही कलेक्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा। अब जो है कि आप 3 मंथ जो है कि डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर जो है कि ईयरली मीट कर रहे हैं तो वो एक एक्यूरेट डाटा नहीं होगा। तो इसीलिए जो है कि आईयूसीएन की कंजर्वेशन कांग्रेस जो है कि एवरी 4 ईयर्स पे मीट करती है। और अभी जो है कि 2025 का कांग्रेस कहाँ पे हुआ है, यूएई में हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है, जो है कि अभी का जो है कि आईयूसीएन कांग्रेस कहाँ हुआ है, यूएई में हुआ है। एंड इट एम टू improve how we manage our natural environment for human social and economic development. So this is also correct। तो यहाँ पे जो है कि सेकंड थर्ड इज द करेक्ट एंड फर्स्ट वन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे जो है कि और देखें तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में आपको जो है कि क्रोनोलॉजी बता देते हैं। मीन जो है कि ये इस तरफ मूव करते हुए ये जो है रिस्क इंक्रीज करता है। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है नॉट इवेल्युएटेड, मीन्स जो है कि किसी भी स्पीसीज का डाटा ही अभी इवेल्युएट नहीं किया है। देन जो है कि इवेल्युएट कर लेते हैं तब वो हो जाता है डाटा डेफिशिएंट। मीन इवेल्युएट तो हुआ है बट सफिशिएंट डाटा नहीं है हमारे पास। देन जो है कि नेक्स्ट होता है कि अब ये है जो है नियरली थ्रेटन हो गए हैं, मीन जो है कि नियरली थ्रेटन हो गए हैं। देन लीस्ट कंसर्न, देन वनरेबल। जो कि ये आपको याद रखना है, जो है कि ऐसे ऐसे जो है कि इसका क्लासिफिकेशन होते रहता है, ये आपको याद रखना है। नियरली थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न एंड वनरेबल। देन जो है कि आपका एंडेंजर्ड आते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये सी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड। देन जो है कि एक्सटिंक्ट कैटेगरी में होते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। मुझे एक बार यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो प्लीज आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि लीस्ट कंसर्न पहले है या नियरली थ्रेटन पहले है। तो ये जो कि क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। सॉरी फॉर दिस मिसकंसेप्शन। तो जो है कि यहाँ पे ये जो है कि क्रोनोलॉजी है, बस इन दोनों में डाउट है, बाकी सब तो जो है कि करेक्ट है। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि आप ये देख सकते हैं और यहाँ पे सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि ये एवरी 4 ईयर को होती है, जो कि मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पे आप इसको जो है कि पॉज करके एक बार देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज के अराउंड जो है कि अबाउट जो है कि सम स्टेटमेंट दी गई है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट जो है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन द आर्टिकल 2 to 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। यस, जो है कि ये आर्टिकल जो है कि हमारा जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 152 से जो कि 237 तक में, जिसमें स्टेट के बारे में बात की गई है, उसमें जो है कि आर्टिकल 233 से 237 डील करता है किसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में डील करता है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में जो है कि डील करता है, जिसमें 233 में जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज की बात की गई है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देन डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेंस विद द हाई कोर्ट। तो ये जो कि ये भी स्टेट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हुई है। पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन आप जो है कि देख सकते हैं, जो कि 233 आर्टिकल में जो है कि किसका अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की, मीन सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 127, जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो है कि अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को। पर्टिकुलरली बात करें तो आर्टिकल 124 से आर्टिकल आपका 147 तक टॉक्स अबाउट द चैप्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द पार्ट 5 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है यूनियन में, यूनियन से डील करता है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 52 टू 151। जो है कि आर्टिकल 52 से 151 में किसकी बात है, यूनियन की, इन दी चैप्टर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात है 124 से 127 में, जिसमें जो है कि 127 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। देन हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जब जो है कौन अपॉइंट करते हैं, किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल आपका 214 से लेके आपका 232 तक इन दी पार्ट 6 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 6 में, जो कि 152 आर्टिकल 152 से कहाँ तक है, 237 तक है। तो यहाँ पे जो है कि हाई कोर्ट की बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो कि आर्टिकल 200 जो है कि बात करता है, 200 आई थिंक 17 है, इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये जो है कि हमने देख लिया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो कि कहाँ कहाँ से कहाँ हो रहे हैं। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। और जो है कि 217 ही, मैं जो है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ये आपका 217 है, जो कि हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट जज की बात करता है। तो ये कि आप ब्रीफली यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं इसको। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि टर्म शिस्तांथे लॉन्गिस्कपा, जो कि ये जो है कि रिसेंटली सीन न्यूज में हुआ है, तो ये थोड़ा आप जो है कि एक बार अपने हिसाब से करेक्ट प्रोनाउंस कर लीजिएगा, शिस्तांथे लॉन्गिस्कपा। जो है कि ये जो है कि टर्म जो है कि रिसेंटली सीन है न्यूज में, तो ये रिलेट किससे करती है,
तो ये यहाँ पे जो है कि हमें सर्टेन ऑप्शन प्रोवाइडेड है कि ये स्पीसीज है डीप सी कोरल की, या जो है कि एक बैक्टीरियम है जो कि वॉल्केनिक वेंट्स में पाया जाता है, या सोल्ट एंड टॉलरेंट मैंग्रोव स्पीसीज है जो कि नेटिव है साउथ अमेरिका में, या जो है कि ये रेजिलिएंट फ्लावर है फाउंड इन दी एटाकामा डेजर्ट ऑफ द चिली। तो जो है कि ये क्या है, ये जो है कि ये टर्म रिलेट करता है, एक फ्लावर है ये रेजिलिएंट ड्रॉट रेजिलिएंट फ्लावर है जो कि एटाकामा डेजर्ट इन दी चिली जो है कि पाया जाता है। इसका आप एक बार एक्सप्लेनेशन जो है कि पॉज करके पढ़ सकते हैं। और चिली कहाँ है, ये जो हमारा साउथ अमेरिका है, इसको ड्रॉ करें रफली तो यहाँ पे जो है कि चिली, और यहीं पे जो है कि ये चिली के मिडल में जो है कि यहीं पे जो है ये अटाकामा डेजर्ट है। तो ये जो है कि आप याद रख सकते हैं अटाकामा डेजर्ट। और ये जो है कि इधर ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि वेस्टर्न कोस्ट पे इसके जो है कि अटाकामा डेजर्ट फॉर्म होता है ड्यू टू द रेन शैडो इफेक्ट ऑफ एयर। तो रेन शैडो इफेक्ट से जहाँ सारे जो है कि मोस्टली जो है कि आप देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट पे ही डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट एग्री एंस प्रोग्राम। ये जो है कि प्रोग्राम जो है कि एग्री एंस प्रोग्राम जो है कि लॉन्च रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये जो है कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे अगर हम वर्ड बाय डेफिनेशन जाए, अगर हम इंटेलिजेंट गैस लगाए तो देखिए एग्री है, तो एग्री है तो मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा कुछ। अब ईएन है तो ईएन से हम अगर कुछ स्ट्राइक करें तो या तो इंजीनियरिंग हो सकता है, पर यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे जो है कि ENLCS है, तो यहाँ इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं। तो वर्ड ब्रेकडाउन हमने कर लिया कि एग्रीनेंस का मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से। अब जो है कि गेस करते हैं कि यहाँ से ऑप्शन क्या सही होगा, क्या वो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ये हो सकता है, पर इन्वायरमेंट क्या हमारे इस मिनिस्ट्री का जो है कि एसेंस है, तो ये गलत हो जाएगा। देन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या उसका एसेंस एग्रीकल्चर से होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड साइंस टेक्नोलॉजी कर सकती है, बट ये जो है कि टेक्नोलॉजी बेसिस पे मीन्स सोलली टेक्नोलॉजी पे बात करेगी, तो ये भी कौन गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा हमारे पास ऑप्शन, माइटी, जो कि एक अनप्रिडिक्टेबल जो है कि हमारे लिए था कि माइटी जो है कि इस प्रोग्राम को जो है कि लॉन्च कर रही है, एग्रीकल्चर एंड प्रोग्राम को, जो कि एक हमारा जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है कि इंप्लीमेंट करेगी सीडेक कोलकाता के थ्रू, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा रिसर्च डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट डेमोन्स्ट्रेशन और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन दी एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट सेक्टर। इस पे जो है कि इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। देन इसी के साथ हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट जो इंडिया विजन है 25 to 30 फॉर दी नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट। मीन जो है कि आपने सुना होगा IUCN की जो की रेड लिस्ट है, जिसमें स्पीसीज की थ्रेटनिंग को बताया जाता है कि कौन सी स्पीसीज कितनी थ्रेटेंड है। तो इसी तरीके से जो है कि हमारा भी जो है कि एक विजन है 25 इंडिया का विजन है 25 से 30 के लिए। हमारा विजन ये क्या है कि हम अपनी एक रेड लिस्ट तैयार करें नेशनल असेसमेंट के लिए। मीन्स हमारे कौन कौन से जो है कि स्पीसीज जो है कि खतरे में है, थ्रेटेंड है, एंडेंजर्ड है, तो इसकी एक रेड लिस्ट तैयार करने की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि कौन से जो है कि करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो है कि लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, मीन्स जो रेड लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कि मिलकर करेगी। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि हमारा ZSI और BSI मिलकर इसको प्रिपेयर करेगा। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि जो ये असेसमेंट है इनिशिएटिव वो फिल करेगा इंडिया कमिटमेंट अंडर दी CBD, जो कि हमारा कन्वेंशन ऑन दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसमें जो है कि कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है जो कि फ्रेमवर्क है उससे। तो ये जो है कि क्या हुआ था, ये COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 15 जो कि UN CBD की थी, तो उसमें जो है कि इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। और ये जो है कि प्रीवियस करंट अफेयर में मैंने बहुत ही इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि हमारा 30x30 टारगेट इनिशिएटिव था। तो काइंडली आप उस वीडियो को जो है कि रेफर कर लीजिएगा, तो वो जो है कि आपको रिकॉल हो जाएगा। वहाँ पे मैंने सारे जो है कि इनिशिएटिव हो गए और बाकी और चीज़ें हो गई जो मैंने वहाँ पे जो है कि एक्टिवली रिकॉल कराया है कि कौन सी कॉप कहाँ होती है। और मैंने जो है कि जैसे जानते हैं हम यूनाइटेड नेशन के 3 जो है कि कन्वेंशन हुए थे, जिसमें एक CBD था, CBD जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे था, और दूसरा क्या था, कॉम्बैक्ट दी डेजर्टिफिकेशन पे, और एक था UNFCCC मीन्स फ्रेमवर्क ऑन दी कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इनकी जो है कि अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। तो इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 में जो है कि कमिंग मॉन्ट्रियल में हुआ था ये, जो कि ड्राइव किया था। और यहाँ पे जो है कि इन दोनों की तो टोटल 16 पार्टीज हो चुकी है, मीन्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो चुकी है, और इसकी जो है कि अभी 30 जो है कि डिजाइन की गई है। तो ये मैंने ब्रीफली आपको एक बार एक्टिवली रिकॉल करा दिया है। एंड काइंडली रेफर टू दैट वीडियो फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जो है कि पॉज करके आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि अभी रिसेंटली जो है कि
रिकॉग्नाइज किया है इसने 3 पोर्ट्स, मीन इट रिकॉग्नाइजेज द 3 पोर्ट फॉर द किसके लिए, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, जो कि हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर द करेक्ट मैच्ड, मीन्स यहाँ पे हमें करेक्ट मैच बताना है, वो करेक्ट 3 कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो कि गुजरात में है, तो ये यस दीनदयाल पोर्ट जो है कि गुजरात में है। यहाँ पे थोड़ा रेक्टिफिकेशन सा है, मीन्स जो है कि अगर हम जब मैपिंग वाला प्रीलिम से पहले वीडियो करेंगे तो ब्रीफली मैं जो है कि अपने मैप्स के थ्रू जो कि मैंने सब मार्क कर रखे हैं कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, वहाँ पे जो है कि ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे जो 3 मेजर पोर्ट्स है ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए, वो जो है कि आप देख लीजिए। तो यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट अथॉरिटी है गुजरात में, ये तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन अनदर इज द वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन जो करेक्टली मैच्ड है, तो यहाँ पे प्रदीप पोर्ट उड़ीसा में है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे कोचिन पोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोचिन पोर्ट केरला में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 जो है कि करेक्टली मैच्ड है, जो कि आप ये ब्रीफली देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकेशन है। देन जो है कि मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल 2025 के लिए। तो यहाँ पे जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट्स जो है कि प्रोवाइडेड है हमारे लिए। ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, जैसे CO2 ये सब जो है कि हमारी जो है कि ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें बताना है। तो दीज रूल्स आर लीगली बाइंडिंग। अब देखिए ग्रीन हाउस रिलेटेड जो है ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो यस इसके रूल जो होंगे वो लीगली बाइंड होंगे। और ये कह रहा है कि ये ओनली करेंगे ओनली फोकस ऑन द वॉलंटरी रिपोर्ट एंड डू नॉट इंक्लूड द कंप्लायंस विद द वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग एंड पेनल्टीज। तो ये जो है कि खाली इस पे नहीं, अगर इस इंटेंसिटी टारगेट बनाए जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है कि उसका वेरिफिकेशन भी होगा, उसको मॉनिटर भी किया जाएगा और पेनल्टीज भी लग सकती है अगर आप अपने टारगेट्स को मैच नहीं करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग कि इंडस्ट्रियल यूनिट जो है कि दैट रिड्यूस देयर इमिशन इंटेंसिटी बिलो द नोटिफाइड टारगेट आर रिवॉर्डेड विद द ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट्स। अब ये कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है, जैसे कि जानते हैं हम CO2 इमिट कर रहे हैं, मीन CO2 इमिशन है, अगर हमारे पास 1 टन CO2 इमिट करने की कैपेसिटी है या 2 टन मान लीजिए, हमने इसमें से 1 टन को जो है कि CO2 को इमिट किया है, तो हमारे पास 1 टन के लिए कार्बन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे हम कोई इन्वेस्टमेंट ये सब कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में हम इसको बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे। तो ये जो है कि सिंपली क्या होता है, ट्रेडेबल जो है कि सर्टिफिकेट्स होते हैं जिन पे हम जो है कि अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट जो है कि कर सकते हैं, हम ला सकते हैं, या विद इन कंट्री समझे तो इंडिया में कोई ए कंपनी है या बी कंपनी है, उसके सर्टेन जो है एक्स और वाई जो है कि CO2 इमिशन दिया है, तो इसमें जो है कि कम किया है और इसने ज़्यादा किया है, तो ये जो है कि आपस में ट्रेड कर सकते हैं थ्रू दी कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो है कि 1 और 3 जो है कि करेक्ट है, और सेकंड जो है कि आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे मैंने करेक्ट लिख दिया है, तो सॉरी, इसको इनकरेक्ट कर लीजिएगा, ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये जो है कि रूल जो है कि कार्बन क्रेडिट, दीज रूल्स आर लीगली बाइंडेड हैव मॉनिटरिंग प्रोविजन लिंक्ड विद द इंडियन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। तो जो है कि 1/3 जो है कि करेक्ट है एंड सेकंड जो है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप एक बार पॉज करके ब्रीफली पढ़ सकते हैं इसको। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है ऑस्ट्रा हिंद 2025 की। ऑस्ट्रा हिंद जो है कि 2025 एक्सरसाइज के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार से कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए और यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछी जाए, क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चन करेक्ट किया जा रहे हैं। तो आई विल ट्राई टू अपडेट दिस, क्योंकि मैंने देखा कि अब तक 22 क्वेश्चन भी पहुंच चुके हैं और हम खाली करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। पर UPSC ऐसा नहीं करता है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछता है या नॉट करेक्ट जो है कि लिख देता है नॉट करेक्ट। तो अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो चलिए अभी हम फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। ऑस्ट्रा हिंद जो है कि 2025 एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, तो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रा और हिंद, ऑस्ट्रा से हमें 2 वर्ड लिख सकते हैं, हिंद से तो देखिए इंडिया फिक्स है, ये एक्सरसाइज इंडिया और किसी के बीच हुई होगी, इंडिया एंड अदर कंट्री। अब अदर कंट्री को गेस करना है, तो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रा। ऑस्ट्रा से हम देखिए 2 वर्ड गेस कर सकते हैं, जो कि एक क्या है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया। ये दोनों अलग अलग जो है कंट्री है, एक जो है यूरोप में है, एक खुद कॉन्टिनेंट है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्या इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई है, तो ये ऑस्ट्रिया नहीं, जो यूरोप की एक कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट की, तो ये नहीं है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हैपन हुई है ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज 2025, जो कि हमेशा होती रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट ये गलत हो जाएगा। देन जो है कि 2025 एडिशन विल बी हेल्ड इन इंडिया, तो ये इंडिया में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुई है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे बोथ 1 और 2 जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो जो है कि बोथ आर द इनकरेक्ट इन स्टेटमेंट, जो है कि आप पढ़ सकते हैं ये कहाँ पे हुआ है, ये स्टरडे मीन्स जो है कि अराउंड आई थिंक 17 अक्टूबर की न्यूज़ है। तो ये स्टरडे यहाँ से काट दीजिएगा, क्योंकि ये PIB से मैंने क्वेश्चन को पिकअप किया था, तो इसको आप काट सकते हैं। ये कहाँ, इरविन ब्रैक्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया में जो है कि पार्टिसिपेट किया, जो कि 4th एडिशन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज
जो कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 13 टू 26 अक्टूबर, मैंने बताया ना 17 अक्टूबर, तो यहाँ मेंशन है ये, तो यहाँ पे यस्टरडे से आप ये लिंक कर सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कैंटन आर मिलर अवार्ड। अभी कैंटन मिलर आर अवार्ड क्या है? ये जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट दी है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो है कि पहली बात याद रखिए, ये जो है कि किससे रिलेट करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में एक टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरियाज इनसे रिलेट करता है। प्रोटेक्टेड एरिया मींस नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, ये इससे जो है कि मिलर अवार्ड जो है कि कैंटन आर मिलर अवार्ड रिलेट करता है। अगर ये पूछ देगी ये पर्सनैलिटी किससे है, तो जो है कि आप जान सकते हैं ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं। तो ये जो है कि हमें ध्यान रखना है। अब इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिए है उसको देखते हैं और करेक्ट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि सेइंग अबाउट द अवार्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये जो है कि कैंटन आर मिलर अवार्ड जो है कि IUCN ने जो है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, तो ये अवार्ड जो है कि सही है। ये जो है कि IUCN ने जो है कि WCPA है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है इस अवार्ड को, एंड इट प्रेजेंटेड एवरी ईयर बाय द IUCN WCPA टू रिकॉग्नाइज द इनोवेशन इन द नेशनल पार्क एंड द प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट। तो ये जो है कि स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगा। ये एवरी ईयर नहीं, ये एवरी 2 ईयर्स पे दिया जाता है, मीन्स हर 2 साल पे इस अवार्ड को जो है कि अवार्ड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट सेइंग रिसेंटली द डायरेक्टर ऑफ द मानस नेशनल पार्क बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, रिसेंटली नहीं, मानस जो नहीं है, फर्स्ट जो है इंडियन जो थे वो काजीरंगा पार्क के डायरेक्टर थे, काजीरंगा नेशनल पार्क के, तो उनको जो है दिया गया था। यहाँ पहली दूसरी गलत है, तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है कि आप ब्रीफली जो है कि इसमें और कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में फर्स्ट रिसिपेंट थे डायरेक्टर, जो कि हमारे इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस जो होती है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस ये भी मानी जाती है, बहुत चैलेंजिंग सर्विस है। तो यहाँ पे जो है कि जो डायरेक्टर थे काजीरंगा नेशनल पार्क के, वो फर्स्ट रिसिपिएंट थे। तो यहाँ पे जो है कि आप याद रखेंगे इसको ब्रीफली। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात कर रहा है, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, इसमें जो है कि कुछ 33 अप्रॉक्स क्राइटेरिया होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 33 क्राइटेरिया, जो है कि आपका जो भी कोस्टल लैंड है, मीन जो है कि सी बीच है, यहाँ जो है कि ओशियन है, और यहाँ पे जो लैंड फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। जैसे आप याद रख सकते हैं गोवा वाला बीच जो है गाना है, तो यहाँ पे 33 पॉइंट क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करने पे भी एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है, जिससे आपके उस एरिया में बहुत सारी चीज़ें जो है कि इंप्रूव करने के लिए और मॉनिटरिंग और ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये ब्लू सर्टिफिकेशन जो है उसी से रिलेट करता है। यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इट इज अवॉर्डेड बाय द फाउंडेशन फॉर द इन्वायरमेंटल एंड एजुकेशन FEE डेनमार्क। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि डेनमार्क का FEE जो है कि फाउंडेशन इसको जो है कि अवार्ड करता है। सेकंड स्टेटमेंट सेइंग कि गोल्डन बीच इन उड़ीसा वाज द फर्स्ट बीच टू इन एशिया टू रिसीव दिस अवार्ड। अब देखिए गोल्डन बीच इन एशिया की बात कर रहा है, एशिया में पहला बीच है उड़ीसा का गोल्डन बीच, जो कि इसने अवार्ड रिसीव किया है। तो ये गलत है और फर्स्ट सही है, तो जो है कि यहाँ पे ओनली वन सही हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आप जो है कि पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है कि ये ग्लोबली इक्वल लेवल जो है कि रिकॉर्डेड है, जो कि फाउंडेशन फॉर द एजुकेशन इन द डेनमार्क जो है कि इसको करता है। और यहाँ पे 33 क्राइटेरिया होते हैं, जो कि स्टेब्लिश हुआ था इन दी फ्रांस 1985 में, फ्रांस ने इसको शुरू किया था। और जो है कि आउटसाइड यूरोप मीन जो है कि फ्रांस जो है कि जानते हैं कहाँ पे, साउथ ऑफ द यूरोप जो है कि यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे स्पेन है, जो है कि ये जो है कि फ्रांस ने जो है कि 1895 में इसको जो है कि लॉन्च किया था। और जो है कि यूरोप के आउटसाइड जो है कि 2001 में इसको जो है कि प्रमोट किया गया, जो है कि फर्स्ट जो है कि वर्ल्ड की मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड जो है कि बीच मैरिनेज और सस्टेनेबल टूरिज्म बोर्ड्स पे जो है कि ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे देखें तो अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मिशन ऑफ द ब्लू फ्लैग इज टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन द टूरिज्म सेक्टर, ये इसलिए है। और जो है कि अदर जो कह रहे थे इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोटेक्शन और जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कि प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। अदर बीचेस कौन कौन से इंडिया में है, तो ये जो है कि आप बीचेस के नाम एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। तो आप इसको पॉज करके एक बार ब्रीफली सारे बीचेस को पढ़ लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब हैशटैग प्रीलिम्स में इसको जो है कि पूछा नहीं जा सकता, बस आइडिया रखना चाहिए हमें कि ये बीचेस जो है कि इस ब्लू लिस्ट में है। तो ब्रीफली हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है कि 25th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, जो कि बात कर रहा है फेयर से फुर्सत। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक्स है, हमने लगभग जो है कि अब तक 24 टॉपिक्स को जो है कि कवर कर लिया है। 25th टॉपिक है जो कि फेयर से फुर्सत जो है कि फिक्स्ड एयर फेयर स्कीम की बात कर रहा है। इसमें सर्टेन स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ फेयर से फुर्सत का हिंदी मतलब से आप ये मत समझ लीजिएगा कि फ्लाइट्स जो है, मीन्स पहली बात ये एयर फेयर है, तो क्या एविएशन सेक्टर और एयरलाइंस जो है कि इसमें इंक्लूड होंगी, मीन्स जो है कि फ्लाइट से जो ट्रैवल करते हैं
वो फेयर से फुर्सत के चक्कर में ये जो है कि ये ना समझ ले कि फेयर ही खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो है कि फेयर से फुर्सत से कोनेट किया है कि यहाँ पे कोई भी फिक्स रूट पे फेयर को जो है कि फिक्स कर दिया जाएगा। मीन्स मान लीजिए ए बी सिटी, मीन जो है कि आप दिल्ली से कोलकाता या कोलकाता से मुंबई या कोई दिल्ली से जो है बेंगलोर जा रहा है, तो इन इन सारे रूट्स पे एक फिक्स रेट होगा। मीन्स जो है कि यहाँ पे एक फिक्स रेट होगा। कोई भी फ्लाइट जो है कि जैसे आप देखते हैं डायनेमिक फेयर कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक फेयर कॉन्सेप्ट मतलब जो है कि 15 दिन पहले करे तो फ्लाइट सस्ती है, 10 दिन पहले करे तो फ्लाइट और महंगी हो गई। मीन जो है कि रशिंग ऑफ दी पैसेंजर पे जो है कि ये फ्लाइट जो है कि महंगी और सस्ती होती हैं। तो यहाँ पे जो है कि इसको जो है कि डायनेमिक फेयर का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। फेयर से फुर्सत का मतलब है फिक्स जो है कि फेयर कर दिया जाएगा ऑन दी अभी जो है कि फिक्स रूट पे। तो ये कि स्टेटमेंट्स देखते हैं कौन कौन सी करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इनिशिएटिव जो है कि स्टार्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने ओन रीजनल करियर एयर अलायंस ईयर। तो यस दिस इज द करेक्ट। और ये इम्प्लीमेंट करेगा इनिशिएटिव सारे मेजर एयरपोर्ट पे तो नहीं, यहाँ पे अभी मैंने जैसे कि बताया ये अभी फिक्स रूट पे इम्प्लीमेंट होगा। मीन्स जो है कि पहले देखे तो कि लोग जो है कि इससे जो है कि एविएशन सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब पता चला जो है कि सारे रूट पे जो है कि फेयर को जो है फिक्स कर दिया और जो है कि टूरिज्म मीन्स पैसेंजर की बुकिंग्स, जो पैसेंजर की बुकिंग है वो बूस्ट ही नहीं की, तो ये स्कीम फेल हो जाएगी। इसलिए अभी ये ट्रायल वर्जन में अभी कुछ फिक्स रूट पे जो है कि किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत जाएगा। फर्स्ट सही है। एंड दिस स्कीम ऑफर ए सिंगल फेयर विद दैट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ बुकिंग डेट और इवेंट। तो ये सही है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट है जो कि 1 और 3 करेक्ट है। तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली देख सकते हैं जो कि 13 टू दिस अक्रॉस द रूट्स है कि बेसिस फ्रॉम द अक्टूबर 13 से दिसंबर 2025 पे जो है कि ये जो है कि अभी अप्लाई किया जा रहा है। तो इसको पॉज करके आप ब्रीफली एक बार पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। जो है कि इस कमीशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट नो दी दिस कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है क्या। पहली बात ये रिलेट करता है किससे, ये फूड सेक्टर से रिलेट करता है। मीन्स फूड से रिलेट करता है जो कि हमारे पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग को जो है कि कंपाइल गाइडलाइंस को कंपाइल करती हैं। मीन्स जो है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं, कोई भी फूड जो है कि अच्छे से मैन्युफैक्चर और प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। मीन्स जो कि आप जानते हैं इन दी मॉडर्न एरा फ्रेश फूड की जगह जो है कि लोग पैक्ड फूड की तरफ जो है कि ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसको जो है कि ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो उसमें जो है कि आपके हेल्थ कंसर्न को देखना होगा। मीन जो है कि ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन बॉडी उसको अडेप्ट करे, उसमें जो है कि अच्छे से जो है कि जो भी प्रिजर्वेटिव या एडल्ट्रेशन हो रहा है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है कि नहीं। तो ये इसी के लिए जो है कि एक कोडेक्स का मिशन है। और यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही कि सीएसी जो है कि जॉइंटली स्टैब्लिश की है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यस इट इज जॉइंटली जो है कि स्टैब्लिश बाय दी FAO एंड WHO। तो ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन या कोड्स है प्रैक्टिसेस जो कि फॉर्मुलेट करेंगे WTO आर दी रेफरेंस पॉइंट फॉर द रिजॉल्विंग द इंटरनेशनल फूड ट्रेड डिस्प्यूट। कोई भी इंटरनेशनली फूड ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है तो WTO के कंप्लायंस होगा। तो ये भी सही है। देन जो है कि थर्ड स्टेटमेंट है कि ओनली कंट्रीज फ्रॉम दी इकोसॉक मीन्स यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से जो भी कंट्री है वही इसकी मेंबर बन सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे ये ओपन टू ऑल मेंबर्स है। मीन्स जो है कि कोई भी मेंबर कंट्री इसके मेंबर बन सकते हैं। जो अभी मैं ब्रीफली आपको जो है कि दिखा दूंगा कौन कौन क्या क्या इसके बारे में है। तो ये जो है कि फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा कि हमारा फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है जो कि रॉन्ग है। तो देखते हैं कि क्या है। कोडेक्स एलिमेंट्रिस क्या है, एक फूड कोड है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइन और कोड ऑफ प्रैक्टिस पे जो है कि बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर एंड इंश्योर द फेयर प्रैक्टिस इन द फूड ट्रेड। तो ये जो है कि इसलिए बनाया गया है कि जो मैंने आपको ऊपर बताया। देन जो है कि इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई है कि यहाँ पे एग्रीमेंट जो है कि होना चाहिए वो एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर जो है कि इंटरनेशनली जो है कि रेफरेंस पॉइंट फूड सेफ्टी को करे। तो जो है कि इंडिया में देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा डाटा है, तो आप ब्रीफली इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये सब माइंड में रिटेन करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए एज स्पेशली हमें बस बेसिक्स पता रहना चाहिए। मेंस में आप इसको जो है कि आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं। जब हम GS3 का पेपर यूज़ करेंगे तब लिखते हैं, तब जो है कि ये सब मेंस में जो है कि ज़्यादा आता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है कि अडॉप्ट किए हैं दिस कमीशन ने। और इंडिया में देखें तो जो हमारा नेशनल कोडेक्स जो कि कॉन्टेक्ट पीपल जो NPCC ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जो कि हमारे किसका फसाई जो कि फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी है। ये मैंने थोड़ा जो है कि ऐसे ही कह दिया फसाई, इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि फॉर कीपिंग दी लीजियन और कोडेक्स एलिमेंट्रेस टू कोऑर्डिनेट दी कोडेक्स एक्टिविटीज जो कि हमारे जो है कि इस मिशन में मीन्स फूड सेफ्टी इन इंडिया में जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है कि कंप्लायंस करेगी। अगर देखें और बात करें कोडेक्स के बारे में,
कोडेक्स जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये जान लिया हमने, जो कि WHO FAO ने 1963 में जो है कि बनाई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है कि हम अब तक समझ चुके हैं। यहाँ हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप जो है कि सबके लिए ओपन है। अभी तक जो है कि 189 मेंबर है, जिसमें से 188 जो है कि कंट्री है और एक जो है कि मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपियन यूनियन है। इंडिया जो है कि इसका मेंबर कब बना था? 1964 में बना था। यहाँ पे कमीशन में 3 जो है कि मेन ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सी है? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कोडेक्स सेक्रेटरीट है और कोडेक्स सब्सिडरी बॉडीज है, जो कि आप याद रखेंगे। फंडिंग की बात करें तो फंडेड थ्रू दी रेगुलर बजट ऑफ दी WHO एंड FAO। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली, और इसको आप एक बार पॉज कर लेंगे तो ये आपको रिटेन हो जाएगा, और इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा सही हो जाएगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात की गई है, जो कि रिपोर्ट 2023 की है, और यहाँ पे पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। सिविल रजिस्ट्रेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है? जो भी हमारा बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन होता है उसको जो है कि सिविल रजिस्टर कहते हैं। मीन जो है कि जो भी हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉपुलेशन रजिस्टर है उसी को जो है कि दिस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहा जाता है। और अगर बात करें तो यूनियन में जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, यहाँ पे आपने सुना होगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है कि ये सारे काम को देखते हैं। स्टेट लेवल पे यहाँ पे आपके पोजीशन में होते हैं चीफ रजिस्ट्रार। देन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होंगे। एंड जो है कि लोकल लेवल पे रजिस्ट्रार में जो है कि लोकल लेवल पे सारे जो रजिस्ट्रार है वो जो है कि बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स का जो है कि सारा जो है कि डाटा रखते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड किया जाता है। फिर चीफ रजिस्ट्रार, देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और वहां से हमारे पास इंडिया का पॉपुलेशन रजिस्टर NPR, और इससे जो है कि रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं तो होती हैं। तो यहाँ पे बात की गई है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 की, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हरियाणा रिकॉर्डेड दी लोवेस्ट सेक्स रेशियो एट द बर्थ फॉलोड बाय द बिहार। इट इज करेक्ट और नॉट? तो आप गेस करिए क्या ये करेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है कि इनकरेक्ट है, जो कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो कि अभी मैं आपको दिखा दूंगा क्यों। देन जो है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है कि प्लेस्ड हुआ है अरुणाचल प्रदेश फॉलोड बाय द नागालैंड है। तो सेकंड स्टेटमेंट, ओनली सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि सेकंड जो है कि करेक्ट है। जो कि देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है कि बर्थ पे हुआ है। जो ये बर्थ रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो या बर्थ रेशियो का है? सेक्स रेशियो, बर्थ रेशियो नहीं कहेंगे। सेक्स रेशियो होता है मीन्स इन दी 1000 मेल हाउ मेनी फीमेल्स आर प्रोड्यूस, मीन्स बर्थ, टेक प्लेस दी बर्थ। तो यहाँ पे जो है कि 1000 मेल में जो है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है, जो कि 185 फीमेल मीन जो है कि गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ है। यहाँ नागालैंड में देखे तो ये इतना है। एंड जो है कि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो कि सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है? झारखंड ने अभी जो है कि सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो अटेंड किया, मतलब सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो वहाँ रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 899 है, जो कि फॉलोड बाय दी बिहार अराउंड दी 900, और हरियाणा का जो है कि काफी इंप्रूव है, जो है कि 911 है। तो जो है कि यूपी की ऑडियंस अगर सुन रही है इसे, तो यूपी का जो है कि सेक्स रेशियो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दिस एक्सरसाइज INROKN, जो है कि ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई है। ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है? मींस इसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडेड एंड वी हैव टू टेल दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके और समझते हैं ये एक्सरसाइज कहाँ पे किसके बीच में हुई है। तो अगर हम थोड़ा गेसिंग करने की कोशिश करें तो देखिए IN कोई भी कोड लिखा रहता है IN, तो इससे आप एक चीज गेस कर सकते हैं कि नेवी से होती है, मींस नेवी से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है। ये सर्टेन कोड है, इंडिया की कोई भी एक्सरसाइज किसी से कंडक्ट कर रहे हैं उसमें IN मेंशन है, तो यहाँ से इंडिया नहीं कनेक्ट करना है हमें, क्योंकि हमारी जो INS होती है वही लेके जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए INS सादरी जो है कि लिखा हुआ है, तो ये IN से ये नेवी एक्सरसाइज है, पहली चीज ये कंफर्म हो गई। देन जो है कि रोकन, तो यहाँ पे जो है कि ये जो है कि इंडिया, और रोकन से अगर कुछ गैस करे तो KNRO आ रहा है, तो कुछ कोरिया से रिलेटेड होगा, और कोरिया मीन्स जो है कि यहाँ पे देखें कि अभी स्टेटमेंट में देख लेंगे और जानते हैं कि किसके किसके बीच में हुई है एक्सरसाइज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया साउथ कोरिया नेवल एक्सरसाइज। तो ये नेवल एक्सरसाइज तो है, बट इट इज हेल्ड बिटवीन इंडिया और कोरिया, साउथ कोरिया। तो यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि इंडिया और साउथ कोरिया में हुई है। जैसे कि आप जान सकते हैं नॉर्थ कोरिया तो इतनी जल्दी किसी के साथ राजी होगा नहीं एक्सरसाइज करने के लिए। फिर जो है कि देखते हैं इट इज द थर्ड एडिशन, नो इट इज नॉट द थर्ड एडिशन, इट इज वेरी फर्स्ट एडिशन, मीन्स इट इज द इनॉग्रल एक्सरसाइज, मीन्स ये इनॉग्रल एक्सरसाइज है जो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज हेल्ड बिटवीन द इंडियन ओशियन इन 2025, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये कहाँ पे हुई है?
पैसिफिक मीन जो है कि इनकी पहली एक्सरसाइज है, तो ये जो है कि इंडियन नेवी में आना ही, इंडियन ओशियन में आना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने कहा कि आप ही आके यहाँ पे एक्सरसाइज कर लीजिए। तो ये जो है कि पैसिफिक ओशियन और जो है कि साउथ चाइना सी वाले रीजन में जो है कि कंडक्ट हुई है। जैसा कि आप ब्रीफली इसको देखें, ये हमारा प्यारा सा भारत, ये जो है कि ये वाला बेल्ट ये चाइना को बनाए और यहाँ से गल्फ करके बनाए। तो यहाँ पे कुछ कोरिया है, यहाँ साउथ चाइना सी है और पैसिफिक ओशियन है। तो यहीं पे जो है कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो फर्स्ट सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग जो हमारी शिवालिक क्लास गाइडेड स्लीथ फ्रिगेट है, जो शिवालिक क्लास मिसाइल स्लीथ फ्रिगेट है आईएनएस यादरी, वो जो है कि यहाँ पे जो है जब कोई एक्सरसाइज में लीड करेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। और आपको अगर जो है कि ये सारे आईएनएस जो है कि याद करने हैं, तो अभी मैंने रिसेंटली में ही डिफेंस का एक जो है डिफेंस न्यूज़ का एक वीडियो डाला है, जिसमें जैन टू सितंबर जितने भी डिफेंस एक्सरसाइजेज और बाकी अदर चीज़ें हुई हैं, मीन्स कोई भी कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी या ये जो कि आईएनएस सह्याद्री हो गया, ये किस जो है कि प्रोजेक्ट में है, प्रोजेक्ट 75B में है या प्रोजेक्ट 75 में है, कोई अदर आईएनएस हो गए क्लास में जो कि कालवरी क्लास या जो भी हमारे आईएनएस है, वो मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये फ्रिगेट ये सब क्या है, तो आप उस वीडियो को रेफर करके एक सेल्फ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जो जैन टू सितंबर मोस्टली मैंने टेबल फॉर्मेट में वहाँ जो है कि कवर कर रखा है और जो भी वैल्यू एडिशन है वहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे जो है कि देखते हैं, पहली दूसरी जो है कि स्टेटमेंट गलत थी और थर्ड जो है कि करेक्ट है, जो कि आईएनएस सदारी है। तो यहाँ पे जो है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, और बाकी डिटेल के लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। देन जो है कि हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, तो जो है कि आप यहाँ पे एक ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जो है कि एक्सरसाइज आयन रॉकेन जो है कि एक मेडन एक्सरसाइज है। मेडन एक्सरसाइज इज नथिंग, ये जो पीआईबी में जो है कि ब्यूटीफुल वर्ड है वो रहते हैं, जो हमारे मेंस या जो है कि इसमें लिखे तो जो है कि मार्क्स फेच कर सकते हैं। मेडन इज नथिंग बट इट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज, और इनॉग्रल एडिशन को हम लिख सकते हैं इट इज द मेडन एक्सरसाइज। ये पहली एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल नेवी ऑफ द कोरियन नेवी। तो रॉकेन जो है कि कोरियन नेवी का नाम है। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है और ये जो है कि साउथ चाइना सी और पैसिफिक इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन में हुई है। और यहाँ पे जो है कि आईएनएस सदारी जो है कि हमारा थर्ड शिप ऑफ द शिवालिक जो है क्लास है, जो कि एक स्लीथ फ्रिगेट है, इसको जो है कि लीड किया है। तो ये हमने क्वेश्चन को देख लिया। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये जो है कि यूएन GGIMP जो है एपी एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए है। जो जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है, मीन जो है कि सैटेलाइट से अर्थ पे कोई भी डाटा कैप्चर किया जा रहा है और उस एरिया की टोपोग्राफी और उसको जो है कि मैनेज किया जा रहा है। मीन्स टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट, वेदर, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और उसका डाटा मैनेज कर दिया जाए, तो उसे जियोस्पैटिकल डाटा बोलते हैं, स्पेशल डाटा। तो ये जहाँ की इस पे जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट दी है, आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो UNGIIM है, मीन जो कि जो ग्लोबल जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये जो है कि यूनाइटेड नेशन की कमेटी के वन ऑफ द फाइव रीजनल कमेटी है, जो कि एशिया फॉर द पैसिफिक है। एंड जो है कि सही, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई, क्योंकि ये जो है कि UNGGIAP जो है कि इसका जो है कि वन ऑफ द फाइव रीजनल कमेटी में से एक कमेटी कौन सी है, एशिया एंड पैसिफिक। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, इट सेज द it works to maximize the economic, social and environmental benefit for the geospatial information for cooperation, capacity development and shared solution. Yes, it is the also the correct statement, क्योंकि ये जो है कि बात करेगा हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पे, जहाँ पे डेवलपमेंट सब के बारे में बात होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और ये जो है कि 1 और 2 हो जाएगा, जो आपकी ब्रीफली एक बार पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं छोटी सी चीज़ ऐड करना भूल गया हूँ, तो आप जो है कि इसको थोड़ा वैल्यू एडिशन के लिए होमवर्क में ले सकते हैं, जो कि आप एक बार चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इनमें जो है कि अदर 4 जो है कि कौन से रीजनल कमेटी है, उनके आप नाम आप गूगल कर सकते हैं, तो काइंडली इसको कर लीजिएगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। अब यहाँ पे जो है कि स्टेट की माइनिंग मीन जो है कि माइनिंग हो रही है कहाँ पे, स्टेट में, और उसका एक जो है कि रेडी इंडेक्स बनाया गया है और इसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है और हमसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जैसा कि जानते हैं, माइनिंग के रिलेटेड कोई भी काम होगा इंडिया में तो वो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइन करेगी, बिकॉज इस मिनिस्ट्री का एसेंस यही है। मैं कि बाकी पिछले करंट अफेयर वीडियो में बता चुका हूँ, अगर हमें किसी भी मिनिस्ट्री का जो है कि ऑब्जेक्टिव, एम या वर्किंग नेचर पता है, तो हम मोस्ट रिपोर्ट या इसे जो है कि जज कर सकते हैं। मीन जो कि हमें पता भी ना हो तो एक इंटेलिजेंस गैस लगा के हम उस रिपोर्ट के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसको जो है कि रिलीज करेगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे 2025
वर्जन जो है कि इनॉग्रल वन है। तो यस, इट इज द फर्स्ट एवर जो है कि रिपोर्ट, कोई भी ऐसा इंडेक्स जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइन प्रिपेयर कर रही है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट तो ये 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिनरल एंडाउमेंट इन दिस स्टेटमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाई जाएंगी, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और देख लेते हैं वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं। तो वो 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे जो है कि कैटेगरी 1 में आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात आएगा। और वाइल स्टेट लाइक गोवा, उत्तर प्रदेश, असम जो कि रैंक किए हैं टॉप 3 कैटेगरी बी में, मीन जो कि कैटेगरी 1 में कौन कौन टॉप किया है, वो जो कि आप ये स्टेट याद रखेंगे। एंड कैटेगरी बी में आपको ये रखना है गोवा, उत्तर प्रदेश, असम। एंड कैटेगरी सी याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, यहाँ पे पंजाब, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा है। तो यहाँ पे इस इंडेक्स के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग C2S स्केल मॉडल। अब यहाँ पे ये किसी मॉडल की बात कर रहा है जो C2S मॉडल है, और यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सी करेक्ट है। सॉरी, देन देखते हैं हम। पहले स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट इज डेवलप्ड बाय द गूगल इन कोलैबोरेशन विद द येल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो है कि ये गूगल ने जो है कि बनाया है इसको इन कोलैबोरेशन इन द येल यूनिवर्सिटी। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट जो है कि यहाँ गूगल ने अपने जो है कि गूगल का एक डीप माइंड प्रोजेक्ट चल रहा है, डीप माइंड प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद येल यूनिवर्सिटी। इसने प्रोजेक्ट को इसको डेवलप किया है जो कि C2S स्केल मॉडल, सॉरी मैंने इसको थोड़ा ब्रीफ करना भूल गया, तो इसको देखिए जान लीजिए। C2S है सेल टू सेंटेंस, सेल टू सेंटेंस मॉडल है ये, इसका फुल फॉर्म है C2S का। ये सेल टू सेंटेंस क्या है, जो कि अभी देख रहे हैं हम बहुत सारी न्यूज़ रह रही है, कैंसर रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो AI के थ्रू हो रहा है। मीन जो है कि AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम कैंसर को डिटेक्ट करेंगे, कैंसर सेल्स को, और वहीं जो है कि उसको किल करेंगे थ्रू AI। तो ये C2S मॉडल यही है, और ये गूगल के डीप माइंड प्रोजेक्ट ने इन कोलैबोरेशन विद द येल यूनिवर्सिटी बनाया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। एंड सेकंड इज सेइंग कि स्पेशली डिजाइन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स विद इन द बॉडी। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ये तो यहाँ पे दोनों जो है करेक्ट हो जाएंगे। जो कि ये साइंस टेक का अगर मैं सेशन लूंगा करंट अफेयर, मैं अभी जो है कि इस पर थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम मैनेज कर लूँ मैं, तो साइंस टेक के करंट अफेयर में जो कंफ्यूजन होती है, जो भी हैवी वर्क है, जो कि साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, या मैपिंग का तो सीरीज चल ही रहा है, तो ये दोनों सीरीज में मैं सोच रहा हूँ कि इसको लॉन्च करूंगा, जो हमारे प्रीलिम्स 2026 के लिए, 2026 के लिए जो कि रहेगा, क्योंकि हैशटैग इस बार जो है प्रीलिम्स पार लगाना है, तो जो है कि ऐसे हमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं आप, इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन मैंने लगा रखा है। तो ये सेल टू सेंटेंस जो है कि स्केल 27B मॉडल है, जो कि एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो है कि डेवलप किया है गूगल डीप माइंड ने और गूगल रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद द येल यूनिवर्सिटी, जो बेस्ड ऑन गेमा फ्रेमवर्क है। गेमा फ्रेमवर्क जो है कि बेस है, और ये जो है कि डीप रिसर्च करके बनाएगा। और अभी जानते हैं कि गूगल डीप माइंड के प्रोजेक्ट ने, ये थोड़ी ओल्ड न्यूज़ है, लगभग पिछले अराउंड आई थिंक 7 to 8 मंथ ओल्ड होगी ये न्यूज़। इसने गूगल डीप माइंड प्रोजेक्ट ने एक बहुत ही बड़ा काम किया था, जो कि इंसान करते हैं, मीन्स अगर ह्यूमन माइंड करता तो उसको 700 to 800 ईयर अप्रॉक्स लग जाते, क्योंकि इसने जो है कि डिज़ाइन किए हैं एलिमेंट्स अप्रॉक्स जो है कि 100 मोर देन 100 या 200 एलिमेंट्स जो है कि इसने डिज़ाइन करके रख दिए हैं कि आप ये एलिमेंट कंबाइन करके बना के ऐसा एलिमेंट बना सकते हैं। तो जो है कि गूगल डीप माइंड का प्रोजेक्ट है कि आप ये भी जो है कि माइंड में रख सकते हैं। बाकी का भी हम साइंस टेक के सेशन में और डिटेल में अदर चीज़ों को देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा जो है कि 27 बिलियन पैरामीटर फाउंड किया गया है, जो कि डिजाइन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स विद इन द बॉडी, और जो कि एनेबल करेगा स्टिमुलेट एंड प्रिडिक्ट द सेलुलर बिहेवियर अंडर कंडीशन सच लाइक डिसीज लाइक कैंसर। तो कैंसर में स्पेशली इसको जो है कि यूज किया जाएगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, ओह सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया कि आयन रॉक एन एक्सरसाइज, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको स्किप करके हम टाइम बचा लेते हैं। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ पे जो है कि ऑप्शन जो है कि आप देख सकते हैं, ये इनॉग्रल एडिशन है जो कि हेल्ड हुआ है यहाँ पे, और ये इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ द साउथ कोरिया है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो जो है कि ये देख सकते हैं साउथ कोरिया, और ये हम पर देख चुके हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज सेइंग अबाउट द साउथ अटलांटिक एनोमली के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है कि इस टॉपिक को हम जो है कि ब्रीफली पढ़ लेंगे, एंड आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन। तो होल्ड करते हैं और इसको जो है कि अच्छे से समझते हैं। सेशन कह रहा है कि साउथ अटलांटिक एनोमली जो है हो रही है रीजन वेयर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर देन द ग्लोबल एवरेज। तो यहाँ पे जो है कि कोई भी एनोमली होती है वो डिफरेंस बिटवीन जो है कि किसी भी चीज करती है, और यहाँ पे साउथ अटलांटिक एनोमली जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉज हो रही है, जो कि वीकर देन द ग्लोबल एवरेज है। तो असर्शन इज द करेक्ट, एंड इट इज बिकॉज द इंक्रीज सोलर रेडिएशन ओवर द साउथ अटलांटिक रीजन। अभी मैं इसको जो है कि एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, देन हम जो है कि इसको समझते हैं, इसको अच्छे समझेंगे।
तो ये जो है कि रीजन जो है कह रहा है कि ये जो है कि इंक्रीज सोलर रेडिएशन ओवर दी साउथ अटलांटिक रीजन है, तो ये रीजन गलत है, तो ये क्वेश्चन सही है, रीजन गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अब जो है कि ब्रीफली आइए समझते हैं व्हाट इज दिस साउथ अटलांटिक एनोमली, ये साउथ अटलांटिक एनोमली है क्या। पहली बात तो समझिए कि ये कॉज किस लिए कैसे होती है, ड्यू टू दी मैग्नेटिक वेरिएशन, मीन जो है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उसके वेरिएशन की वजह से ये एनोमली कॉज होती है। और ये साउथ अटलांटिक की बात कर रहा है, साउथ अटलांटिक की तो कौन से रीजन में होगी, यहाँ रीजन कौन सा होगा, तो ये जो आपका साउथ अमेरिका है, मीन्स इसको थोड़ा रफली बनाऊँ तो ये मेरे पास थोड़े गलत बन जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा रफली बनाया जाए तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, जो कि थोड़ा पतला सा है, ये जो कि नैरो स्ट्रेच है, यहाँ पे अंटार्कटिक है, और यहाँ पे ये अपना जो है कि कंट्री बनाया तो ये क्या है, अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, इसको रफली बनाया तो ये है अफ्रीका कंट्री, ठीक। तो ये जो है कि अटलांटिक ओशियन है, तो यहीं पे जो है कि ये एनोमली देखने को मिलती है हमें, ठीक। ये एनोमली देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि रीजन इसका कह रहा है ये सोलर रेडिएशन नहीं, इट इज ड्यू टू, जैसा कि हम देखें समझे कि जो हमारा अर्थ का ये अगर हम एक लेटरल सेक्शन काटें तो ये जो है कि ये क्या है, इनर कोर है, यहाँ पे क्या है, ये आउटर कोर है, ये क्या है, मेंटल, जिसमें अपर और लोअर मेंटल होती है, ये एस्थेनोस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर मतलब जो है कि अर्थ क्रस्ट है ये सब। तो ये देखें तो इनर कोर में जो इनर कोर है हमारे अर्थ का वो क्या कंसिस्ट करता है, NeNFe मीन्स निकल और आयरन जो है कि कंसिस्ट करता है, जिसके वजह से मीन्स यहाँ पे इरेगुलर फ्लो ऑफ दी, मीन्स जो है कि ये जो रीजन है कौन सा, इस रीजन में जो है कि आपके NeNFe जो है इरेगुलर फ्लो होते हैं, मीन्स जो है कि ड्यू टू दी इरेगुलरिटी जो है कि निकल और आयरन की वजह से यहाँ पे ये जो है कि मैग्नेटिक एनोमली कॉज हो जाती है। तो यही जो है कि ये क्वेश्चन है जो है कि साउथ अटलांटिक एनोमली क्या है आपकी, जो है कि ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, जो कि हमारे निकल और आयरन की वजह से जो कि इनर कोर में यहाँ पे देखिए कोर जो है कि पास होगा, कि अर्थ ग्लोब ऐसा है, नॉर्थ एंड साउथ है, तो यहाँ पे जो है कि आसानी से जो है कि ये एनोमली कॉज हो जाती है। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बता दिया क्या कि ये किस रीजन से होती है, मीन जो है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि निकल एंड Fe की वजह से ये एनोमली कॉज हो रही है। और दूसरा रीजन जाने तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, दूसरा रीजन आप समझे तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट होगा, जैसे ये हमारा अर्थ है, अब एज वी नो दैट दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ पोल, हमारे अर्थ का जो है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ का हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है अपना खुद के अर्थ का, और हर प्लेनेट का होता है, सबके प्लेनेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। और जो कि हम जानते हैं कि एक फिनोमेना यहाँ पे जो कि अगर सोलर फ्लेयर, सोलर विंड जो होती है, सोलर विंड अगर इस सोलर विंड, इसको थोड़ा रेड से कर लेते हैं, जो सोलर विंड अगर अपने मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं तो कौन से फिनोमेना रिलीज होता है, यहाँ पे जो है कि आप सुने होंगे अरोरा हो गया या बोरलिस, ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया बोरलिस जो है कि यूपीएससी मेंस का PYQ है, तो वो रिलीज होता है। और यहीं पे जो है कि हर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मीन जो है कि ड्यू टू दिस मैग्नेटिज्म मीन्स अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से ही यहाँ पे एक बेल्ट बन जाती है, मीन्स जो है कि ये थोड़ी किडनी शेप बेल्ट होती है, लाइक दिस, थोड़ा रफली मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से कुछ बेल्ट्स बन जाती हैं, तो ये इनर और ये आउटर बेल्ट, ये इसी वजह से बनती हैं, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या हर प्लेनेट या सोलर सिस्टम के पास होती हैं। इसको वैन रेडिएशन जो है कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। तो इस बेल्ट के बारे में इस बेल्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस टॉपिक को एनोमली को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पे जो है कि देखिए, ये पहले मैंने बता दिया जो कि क्वेश्चन क्या था, साउथ अटलांटिक एनोमली के बारे में था, किस रीजन में फॉर्म हो रहा है, और मेन कोर रीजन क्या है कि अर्थ के कोर में जो है कि निकल और जो है कि आयरन है, जिसकी इरेगुलरिटी की वजह से ये साउथ अटलांटिक एनोमली कॉज हो रही है। और यहाँ पे जैसे कि आप समझ चुके हैं इसको, ये जो है कि अर्थ है, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो सोलर विंड होता है उसकी वजह से ये फिनोमिना होते हैं। और यहीं पे जो है कि इस फिनोमिना को अर्थ में जो है कि हाई चार्ज पार्टिकल्स में जो है कि हम जानते हैं कि हमारे आउटर स्पेस में हाई चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी फ्रीली मूव करते हैं, तो जो है कि वो जो है कि अर्थ में जो है कि अगर आए टकराए तो जो है कि थोड़ा जो है कि क्या वर्ड यूज करें यहाँ पे, जो है कि डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, मीन्स वो हाई चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स जो है कि उसको जो है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये वैन रेडिएशन होती है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स होती है, इनका मेन काम यही होता है कि ये जो है हमारे जो स्पेस में जो कि जोन ऑफ द हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स है, जो कि ओरिजिनेट होती है सोलर विंड से, और ये क्या करती है, कैप्चर करती है हेल्ड बाय द पर्टिकुलर प्लैनेट मैग्नेटिक फील्ड, मीन जो कि कोई भी प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये होल्ड करके रखती हैं। और यहाँ पे जो है कोई भी इट्स अराउंड द अर्थ कंटेनिंग ए नियरली
इनपेनिट्रेबल बैरियर दैट प्रिवेंट द फास्टेस्ट मूविंग चार्जिंग पार्टिकल्स जो होते हैं, जो फास्ट मूविंग चार्जिंग पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स के, वो अर्थ को रीच ना करें। और ये आउटर बेल्ट और जो है कि इनर बेल्ट होती है, इनर बेल्ट जो है कि प्रोटेक्ट करती है। और जब यही इनर बेल्ट मीन्स जो है कि ये इनर बेल्ट आपकी जो कि वैन रेडिएशन बेल्ट है, ये थोड़ा क्लोज आ जाती है, इस वजह से भी मीन्स यहाँ पे देखिए यहाँ है तो और थोड़ा जो है कि ये फ्लक्स जो है कि फ्लक्स कॉज करेगा, और यहाँ पे जो है कि ये थोड़ा और पास आ जाएगा, तो जिसकी वजह से ये एनोमली कॉज हो जाती है। तो यहाँ पे जो है कि आप एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो ब्रीफली मैंने जो है कि बता दिया, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये। तो आप पढ़ सकते हैं इसको, जो है कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स क्या होती है, जो कि अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से एक जो है कि बेल्ट बनती है, जो हाई चार्ज पार्टिकल्स को आने से प्रिजर्व करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को। और ये होता क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह जो है कि काम करती है किसी प्लेनेट के अराउंड में, जो कि रिपेल और ट्रैप करती है चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन से। और जो है कि ये अर्थ को जो है कि ये करता है, जो कि आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कभी डिटेल सेशन में जब ज्योग्राफी भी अगर प्लान करते हैं, अगर हो पाएगा तो ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग फिनोमिना रहते हैं, जैसे मैंने अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन बताया, ये सब जो है कि आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसको जो है कि ब्रीफली एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये करंट अफेयर सीरीज मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों तक अभी ये रीच कर नहीं रही है। अगर आप तक ये रीच कर रही है तो काइंडली डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलो एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि मैं जो है कि और यूजफुल कंटेंट जो है कि करंट अफेयर हो गई या जो है कि प्रीलिम्स के लिए जो है कि क्विक रिवीजन वीडियोस बनाऊं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड कर दिया जाए और हम अपने प्रीलिम्स 2026 को टैकल करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और आप अपना जो है कि कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बता सकते हैं कि आपको किसी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन है तो जिस पे वीडियो चाहिए तो यू कैन टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन, जो कि आप बता सकते हैं। टिल देन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।